वहां चला जाता है। फैंग को मिंग की बात बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रही होती है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। हम मिंग के कॉलेज का फर्स्ट दिन देखते हैं, जो कि कुछ खास नहीं होता। हमेशा की तरह स्टेज के ऊपर एक टीचर खड़ा होता है जो कि लेक्चर दे रहा होता है। इसके लेक्चर के ऊपर किसी भी स्टूडेंट पर ध्यान नहीं होता। ये बात टीचर को भी पता है, फिर भी टीचर लेक्चर देता रहता है। और हमेशा की तरह लेक्चर बिल्कुल सेम होता है। इस कोर्स को छोड़ दो, कोर्स बहुत ताकतवर लोगों के लिए है। अगर आप में ताकत नहीं है तो दूसरा कोर्स कर लो। ये कहते हुए टीचर भी एक बार के लिए मन में सोच रहा होता है, कहीं कोई मेरी बात मान न जाए। वैसे भी ये लोग कोर्स को कुछ खास समझते नहीं है। इसी के साथ एक छोटा सा कंपटीशन शुरू होता है, जिसके लिए सभी स्टूडेंट्स को अपनी ड्रेस बदलनी होती है। बिंग भी अपनी यूनिफॉर्म चेंज करता है। देखने से स्टार्टिंग में लग रहा होता है यूनिफॉर्म बहुत शानदार है, लेकिन वो बहुत वाहियात सी होती है। कंधे के ऊपर सुअर के मुंह जैसा कुछ बना होता है और सर के ऊपर एक अजीब सी टोकरी रखी होती है। बिंग सोचने लगता है ये किस तरह कंपटीशन है, कितनी वाहियात सी टोकरी को मेरे सर पे रख दिया है। तभी टीचर उस कंपटीशन में बताने लगता है। वो कहता है कंपटीशन बिल्कुल सिंपल सा है। आपके सर के ऊपर जो टोकरी रखी हुई है, इसके अंदर कुछ कॉइन्स है। सबको एकदम बराबर कॉइन्स दिए गए हैं। अब यहाँ से एक टाइमर शुरू होगा। उस एक टाइम पीरियड के अंदर आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा कॉइन कलेक्ट करना है। अब कॉइन्स आपको हम नहीं देंगे, बाकी स्टूडेंट्स के पास में कॉइन्स है, उनसे उनके कॉइन्स को छीनो। टाइम खत्म होने के बाद में जिसके पास सबसे ज़्यादा कॉइन्स होंगे वो इस कॉम्पिटिशन के अंदर जीत जाएगा। एक स्टूडेंट से कॉइन लेने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। उसको पीटना, उससे फाइट करना, या फिर जो कुछ भी आपके दिमाग में आए उस तरह से आपको उससे कॉइन्स लेना है। और साथ में एक और बात, जितने कॉइन्स आपके पास में होंगे उतने ज़्यादा आपको रिसोर्सेज भी मिलेंगे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कॉइन्स को कलेक्ट करो, इस कंपटीशन को भी जीतो और फिर बहुत सारे रिसोर्सेज भी अपने साथ ले जाओ। फिर हम देखते हैं मिंग के बगल में फैंग खड़ा होता है। वो टीचर आगे कहता है किसी को भी अपनी इंजरी की चिंता करने की जरूरत नहीं है, और ना ही किसी और को इंजर करने से पहले बिल्कुल भी सोचने की जरूरत है। हमारे पास में यहाँ पर पूरी एक टीम है जो कि इंजर्ड स्टूडेंट्स का अच्छे तरह से इलाज कर देगी। नाउ कॉम्पिटिशन स्टार्ट। उस टीचर के इतना कहने के साथ ही कॉम्पिटिशन के 30 मिनट शुरू हो जाते हैं। कंपटीशन की स्टार्ट होते ही एक लड़के के पेट के ऊपर जोर से लात मारती है। लात पड़ते ही लड़का पूरी तरह से बेहोश हो जाता है। फिर लड़की उसके पास जितने भी कॉइन्स होते हैं उन सभी को ले लेती है और फिर कहती है अगला कौन। ये कहने का तो लड़की एक लड़की की तरफ भागती है और उसके पैर के ऊपर जोर से लात मारकर उस लड़के को जमीन पे गिरा देती है। वो लड़का जमीन पे गिरने वाला होता है। इससे पहले वो लड़की दोबारा से घूमती है और उस लड़के के पेट के ऊपर एक जोर से आछन उछाल देती है। इससे वो लड़का दूर जाकर जमीन पे गिरता है। उस लड़के के कॉइन हवा में उछलने लगते हैं। लड़की तुरंत उन कॉइन्स को भी कलेक्ट करती है और अपने पास में रख लेती है। इस लड़की का नाम सोनिया है, जो कि 4 एलाइट में से रैंक 1 पर है। तभी एक लड़की सोनिया की तारीफ करने लगती है। वो उसे कहती है सोनिया तुम तो बहुत कमाल की हो, कंपटीशन की स्टार्ट में तुमने काफी सारे कॉइन्स कलेक्ट कर लिए हैं। तभी सोनिया उस लड़की की तरफ दिखती है, उसके पास आकर उसे गाल पे रख कर थप्पड़ मार देती है और फिर उससे कहती है इस तरह से चापलूसी करने से कुछ भी नहीं होगा। अगर मुझसे कॉइन्स छीनना चाहती हो तो मुझसे फाइट करनी पड़ेगी। एक एग्जामिनर एक टीचर से कहता है इस लड़की सोनिया को देख रहे हो, ये कितनी ज्यादा ताकतवर है और साथ ही बहुत ज्यादा ब्रूटल भी। इसको केवल अपना एम दिखाई दे रहा है। एम के रास्ते में जो कोई भी आ रहा है उन सभी को ये लगातार पीटती जा रही है और देख ही नहीं रही है किससे कहाँ पे पड़ रही है। इस लड़की का ये बिहेवियर काफी हद तक आपके जैसा है, जिसमें टीचर कहने लगती है हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हो, ये लड़की काफी शानदार है। मार्शल आर्ट कोर्स को ऐसे स्टूडेंट्स की जरूरत है। फिर हमें इस टीचर को इंट्रोड्यूस कराते हैं। इस टीचर का नाम ग्रिफिन है। ये एक इंस्ट्रक्टर है और 5 स्टार हेवनरी लिम्ब पर है। इसके बाद हम मिंग को देखते हैं। मिंग आराम से साइड में बैठा होता है और उन सभी स्टूडेंट्स को आपस में कुत्तों की तरह लड़ता हुआ देख रहा होता है। मिंग सभी स्टूडेंट्स को आपस में लड़ता हुआ देख सोचता है ये सब क्या हो रहा है, ये सब के सब इन कॉइन्स के ऊपर कैसे झपट्टा मार रहे हैं। इसी समय हम फैंग को देखते हैं। फैंग अपने दोनों हाथ से सभी स्टूडेंट्स को मार रहा होता है और उनके कॉइन्स छीन रहा होता है। फैंग के हाथ काफी ज्यादा लंबे हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो एक ही टाइम पर काफी सारे स्टूडेंट्स के ऊपर अटैक कर पा रहा होता है। फैंग के इन स्ट्रेच हाथों की वजह से कोई भी स्टूडेंट उसके पास भी नहीं आ पाता। इसी समय सोनिया अपने कॉइन्स को संभाल रही होती है और वहीं दूसरे हाथ से ज्यादा से ज्यादा कॉइन्स को कलेक्ट कर रही होती है। मिंग सब देख के सोचता है ये टोकरी जो हमें दी गई है ये बिल्कुल अलग तरह की है। इस टोकरी के अंदर नीचे के साइड में एक नोजल लगा हुआ है। इसकी वजह से जब तक इस टोकरी के अंदर थोड़े बहुत कॉइन्स रहेंगे तब तक ये बाहर गिरेंगे नहीं, और वहीं जैसे जैसे टोकरी के अंदर कॉइन्स बढ़ते जाएंगे तो उनकी गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और साथ ही मैंने ये भी चेक किया है इस टोकरी के अंदर मैक्सिमम 150 कॉइन्स आ सकते हैं। यानी इसका मतलब अगर हमें सबसे ज़्यादा कॉइन्स को कलेक्ट करना है तो इन कॉइन्स को निकाल कर कहीं पर रखना होगा और फिर उस जगह को प्रोटेक्ट करते हुए आगे की फाइट करनी होगी। जितनी देर में ये सोचता रहता है आगे की फाइट जारी रहती है। स्टूडेंट्स इन एलाइट स्टूडेंट्स को हराने के लिए अलग अलग स्ट्रेटजी बनाने लगते हैं। वो सोचने लगता है सबसे पहले इन एलाइट स्टूडेंट्स को हरा देते हैं, इनको इस कंपटीशन से बाहर कर देते हैं, उसके बाद में आपस में फाइट करेंगे। ये सोचते हुए स्टूडेंट्स ग्रुप बनाकर उन एलाइट स्टूडेंट्स को अटैक करते हैं, लेकिन ये भी काफ़ी नहीं होता। एलाइट स्टूडेंट बहुत ज़्यादा ताकतवर है, वो आसानी से उन सभी को संभाल लेते हैं। इसी समय मिंग को एक ऑप्शन देती है, हे तुम। मिंग दिखता है एक स्टूडेंट सीधे उसकी तरफ ही आ रहा है। वो स्टूडेंट मिंग से ही कहता है मुझे पता है तुम साइड में ऐसे अलग से बैठे हुए हो ताकि कोई भी तुमसे फाइट ना करे।
मैं भी तुमसे फाइट करना नहीं चाहता हूँ, तुम बस अपने कॉइन मुझे दे दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मिंग उससे कहता है मेरे पास में केवल 20 कॉइन्स है और मैं एक सुपर बीइंग हूँ, मुझसे फाइट करने में तुम्हारा कोई फायदा नहीं है, तुम मुझसे नहीं जीत सकते हो। ये सुनकर स्टूडेंट गुस्सा जाता है, वो कहता है यहाँ पर जितने भी है वो सबके सब सुपर बीइंग है और ये एक कंपटीशन चल रहा है जिसमें मुझे तुम्हारे कॉइन्स चाहिए जो कि मैं लेके रहूंगा। ये कहते हैं सुपर बीइंग अपनी बॉडी के अंदर अपने पावर को इकट्ठा करने लगता है। तभी मिंग एकदम से उठता है, उसके पीछे जाता है वो सुपर बीइंग। जब वो स्टूडेंट जो मिंग के सामने खड़ा होता है वो मिंग की तरफ देखने लगता है। तभी मिंग एकदम से उसके मुंह पर एक कराटे चॉप मारता है। कराटे चॉप जैसे ही उस स्टूडेंट के मुंह में पड़ती है वो स्टूडेंट बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। मिंग उसके सारे कॉइन्स को ले लेता है और उसे कहने लगता है इस तरह के कंपटीशन में कभी भी हाई अटैक्स को यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हाई अटैक्स को यूज करने के लिए बॉडी के अंदर काफी सारी एनर्जी इकट्ठा करना पड़ता है जिसमें कुछ सेकंड्स लग जाते हैं। वो तो ये कंपटीशन चल रहा था, अगर मोस्टर में फाइट हो रही होती तो इतनी देर में वो तुम्हें 7-8 बार मार चुका होता, इसलिए अगली बार ध्यान रखना। ये कहते हुए मिंग खड़ा होता है और फिर सभी देख कहने लगता है अब टाइम आ गया है, मैं भी इस कंपटीशन के अंदर हिस्सा लेता हूँ और मोस्टर कॉइन्स को कलेक्ट करता हूँ। इसके बाद में हम फैंग को देखते हैं। फैंग थोड़ा सा हिलता है और उसकी टोकरी में से कॉइन्स गिरना शुरू हो जाते हैं। फैंग के सर के ऊपर जो टोकरी होती है वो फुल भर चुकी होती है, इसी वजह से फैंग को सभी स्टूडेंट्स ने घेर रखा होता है। स्टूडेंट्स कहने लगते हैं फैंग की सर की टोकरी पूरी तरह से भर चुकी है, उसके बाद में बहुत सारे कॉइन्स है, अगर हम इसे हरा देते हैं तो हमें एक ही बार में काफी सारे कॉइन्स मिल जाएंगे। इसी वजह से फैंग के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही होती है। तभी मिंग फैंग के पास में आता है और उसे कहता है फैंग क्या तुम्हें मदद चाहिए। फैंग मिंग की तरफ देखता है और बहुत खुश हो जाता है और उसे कहता है हाँ मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत थी, चलो अब हम दोनों साथ में जाते हैं, हम दोनों साथ में मिलकर इन सभी स्टूडेंट्स को हरा देंगे और उसके बाद में इनसे हमें जो भी कॉइन्स मिलेंगे उसको हम आधा बांट लेंगे। मिंग कहता है ये तो बहुत सही है। ये कहने का तो मिंग भी फाइटिंग की पोस्ट में आ जाता है। मिंग और फैंग को साथ में देखकर स्टूडेंट थोड़ा घबराने लगते हैं, वो सोचने लगते हैं ये लड़का मिंग ये काफी ज्यादा ताकतवर है, इसके बारे में हमने काफी ज्यादा तारीफें सुनी है। दूसरा स्टूडेंट कहने लगता है हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, अगर मिंग और फैंग साथ में जाएंगे तो इन्हें हराना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। फैंग बड़ी आसानी से दूर दूर तक अटैक कर सकता है और वही मिंग शॉर्ट रेंज अटैक में बहुत ज्यादा ताकतवर है। इसी समय मिंग के मुंह पर एक खौफनाक सी स्माइल होती है। मिंग अचानक से फैंग की तरफ देखे बिना ही उसके पेट पर एक जोर से लात मार देता है। ये देखकर सभी स्टूडेंट एकदम से बहुत चौंक जाते हैं, वो सभी सोचने लगता है ये अचानक से क्या हुआ। मिंग की किक पकड़ने के बाद में फिंग बहुत जोर से उछलकर जमीन पे गिर जाता है, उसके काफी सारे कॉइन्स जमीन पे गिर जाते हैं। फैंग उठता है और मिंग से कहने लगता है मिंग तुम ये सब क्या कर रहे हो, तुमने मेरे ऊपर अटैक क्यों किया। मिंग कहता है तुम्हारे पास में 100 से ज्यादा कॉइन्स है, क्या तुम्हें सच में लगा था मैं तुम्हारे ऊपर अटैक नहीं करूंगा, मुझे भी इस कंपटीशन में जीतना है। ये सुनकर फैंग को गुस्सा जाता है। फैंग खड़ा होता है और मिंग से कहता है ये बिल्कुल ही मत सोचना मैं तुमसे डर जाऊंगा। ये कहते हुए फैंग मिंग को मारने के लिए मिंग की तरफ भागने लगता है। मिंग कहता है वो तो अब पता पड़ जाएगा। ये कहते हुए मिंग भी फैंग को मारने के लिए फैंग की तरफ बढ़ता है। दोनों मुक्के आपस में टकरा जाते हैं और पंच की फोर्स से दोनों ही एक दूसरे से कुछ दूर खिसक जाते हैं। इस टाइम पर मिंग के पास में ज्यादा कॉइन्स होते नहीं है, इसलिए मिंग की टोकरी में से कोई भी कॉइन्स नहीं गिरता। और वहीं दूसरी तरफ फैंग के पास में इस टाइम पे काफी सारे कॉइन्स होते हैं। फैंग कॉइन्स उछल उछल जमीन पे गिरने लगता है और इससे सभी स्टूडेंट बहुत खुश हो जाते हैं, वो सब चिल्लाने लगते हैं लूटो। ये कहते हैं सबके सब उन गिरे हुए कॉइन्स को उठाने लगते हैं। फैंग मिंग से पूछता है मिंग तुमने ऐसा क्यों किया, केवल मैं ही नहीं हूँ जिसके पास में 100+ कॉइन्स है। इलाइट 4 के लगभग सभी स्टूडेंट्स के पास में 100+ कॉइन्स है, तुम चाहते तो सोनिया के ऊपर भी अटैक कर सकते थे। इसी टाइम पे सोनिया फैंग की बातें सुन रही होती है, वो बिल्कुल भी उस फाइट में पड़ती नहीं है और सोचने लगती है मुझे भी इनकी फाइट में नहीं पड़ना चाहिए, यहाँ पर भी मेरे पास मौका है, मैं कॉइन्स को इकट्ठा कर सकती हूँ, मुझे भी इसी पे फोकस करना चाहिए। मिंग फैंग से कहता है फैंग इसका एक कारण है, मैं केवल तुम्हें ही जानता हूँ। ये सुनकर फैंग कहता है ये किस तरह का जवाब हुआ। ये कहते हैं फैंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। फैंग को अल्टीमेट मूव को तैयार करने लगता है और फिर मिंग से कहता है मिंग ये तूने बिल्कुल भी सही नहीं किया है, अब मैं तुम्हारे ऊपर एक बहुत खतरनाक अटैक करने वाला हूँ। तभी मिंग एकदम से अपना रेकलेस बुल अटैक का यूज कर देता है और फैंग के पेट के ऊपर जोर से अटैक कर देता है। ये अटैक पड़ते ही फैंग का वो अल्टीमेट मूव पूरी तरह से खराब हो जाता है और फैंग उछल के जमीन पे गिर जाता है। उसके बाद बचे कुछ जो मास्टर्स कॉइन्स होते हैं वो भी जमीन पे गिर जाते हैं। फिर मिंग फैंग के पास में आता है और उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और उसे कहता है तुम सबका ये सब क्या है, तुम हमेशा फाइट के अंदर अल्टीमेट मूव्स को ही क्यों यूज करते हो, नॉर्मल सिंपल मूव्स भी यूज किए जा सकते हैं। एक तो अल्टीमेट मूव को यूज करने से पहले काफी ज्यादा तैयारी करनी पड़ती है और यूज करने के बाद भी काफी टाइम तक फ्रीज रहना पड़ता है, इसलिए एक अल्टीमेट अटैक यूज करने से अच्छा है तुम बहुत सारे छोटे छोटे अटैक्स को यूज करो। फैंग कहता है तो इसमें मेरी क्या गलती है, ये सब मैं तुम्हारी वजह से किया, तुमने इस अटैक को यूज करने के लिए मुझे उकसाया था। मिंग कहता है ये सारी ट्रेनिंग मॉन्स्टर के साथ फाइट करने के लिए हो रही है, इसलिए हर समय तुम्हें समझना चाहिए कोई मॉन्स्टर तुम पर अटैक कर रहा है। एक फाइट के अंदर केवल 4 चीजें मायने रखती है, विक्ट्री, डिफीट, सर्वाइव एंड डेथ। इसके अलावा और कोई 5वीं चीज नहीं है जो कि किसी भी तरह से इंपॉर्टेंट है। जैसे कि तुम इस कंपटीशन में देख लो, इस कंपटीशन के लिए हमसे कहा गया कि हमें कॉइन्स को इकट्ठा करना है और सबके सब कॉइन्स इकट्ठा करने के लिए चल पड़े।
लेकिन तुमने सबने देखा ही नहीं। सो ज्यादा कॉइन जैसे ही हम इकट्ठा करते हैं, सो कॉइन्स गिरना शुरू हो जाते हैं और प्लेयर की जो भी स्टूडेंट्स उस कॉइन्स को इकट्ठा कर रहे होते हैं उनकी स्पीड काफी ज्यादा कम हो जाती है, क्योंकि 100 कॉइन इकट्ठा करने के बाद में अगर वो जरा सा भी लेगा तो कॉइन्स गिरना शुरू हो जाएंगे। इसी वजह से जिनके पास में 100 कॉइन्स हो जाते हैं वो हिलना बंद कर देते हैं और लगातार अपनी बॉडी के ऊपर अटैक्स को सहन करने लगते हैं। इस सिचुएशन में पहुंचने के बाद में हार लगभग पक्की हो जाती है। इसलिए हमें इस कंपटीशन सुनना होगा। इस कंपटीशन में हमें यह बताया जा रहा है कि हमें चॉइस करनी होगी कि किस टाइम पर अटैक करना है और किस टाइम पर कौन सा कलेक्ट करना है। मिंग के ये कहने के साथ ही एक टीचर कहने लगती है, इस साल का इलाइट 4 बिल्कुल बेकार है। इनके पास में काफी ज्यादा पावर है, लेकिन फिर भी इन्होंने मुझे डिसअपॉइंट किया है। इसी से मिंग आगे अपना लेक्चर जारी रखता है। वो फैंग से कहता है, फैंग तुम्हारी बॉडी की 60 मेन वेसल्स तुमने एक्टिवेट कर ली है। इस हिसाब से देखा जाए तुम्हारी पावर मुझसे ज्यादा है, लेकिन फिर भी अगर फाइट किसी मोस्टर के साथ में होगी तो तुम ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट टिक पाओगे, क्योंकि जिस तरह से तुम फाइट कर रहे थे वो बिल्कुल बेकार था। इसलिए मैंने तुम्हारे पास जितने भी कॉइन्स थे उन सभी को गिरा दिया, जो काम तुम्हें खुद करना चाहिए था, क्योंकि वो कॉइन्स तुम्हें अटैक करने के लिए और तुम्हें फाइट करने के लिए रोक रहे थे। ये सुनकर फैंग कहता है, अच्छा अब मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। इसके बाद में मिंग फैंग से आगे कहता है, तो फिर क्या सोचा तुमने, अब हम दोनों साथ में काम कर सकते हैं। फैंग कहता है, तो तुमने ये सब इसलिए किया है कि तुम चाहते थे कि तुम मेरे साथ काम करो। मिंग कहता है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ काम करो, क्योंकि इस कंपटीशन से तुम्हें ज़्यादा फायदा है। वैसे भी मेरी वेसल्स तो डैमेज है, अगर मुझे कुछ रिसोर्सेस नहीं भी मिलेंगे और मैं इस कंपटीशन के अंदर नहीं भी जीतूंगा तो भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम्हारे लिए इस कंपटीशन में जीतना काफी ज्यादा जरूरी है, जिसके लिए तुम्हें चाहिए बहुत सारे कॉइन्स, जो कि तुम अकेले इकट्ठे नहीं कर पाओगे। जिसमें फैंग कहता है, हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, बताओ मैं क्या करूँ, किस तरह से हम इस कंपटीशन को जीत सकते हैं। मिंग कहता है, बहुत आसान है, अब से और कंपटीशन खत्म होने तक तुम केवल मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करना। इसके बाद में हम काफी सारे कॉइन्स को कलेक्ट कर लेंगे, जो भी कॉइन्स हम कलेक्ट करेंगे उसको हाफ हाफ बांटेंगे। फैंग को ये पसंद तो नहीं आता, लेकिन फिर भी वो रोते हुए मिंग को आगे देता है। मिंग आगे चलने लगता है। फैंग कहता है, मिंग वैसे भी हमें करना क्या है। मिंग कहता है, बहुत आसान है, हमें और लोग अपने साथ में शामिल करना है। सबसे पहले हम डुआन लिन के पास जाएंगे, उसको हराएंगे और उसको अपने साथ में शामिल करेंगे। फैंग कहता है, और ये होगा कैसे। मिंग कहता है, बहुत आसान है, जैसे मैंने तुम्हारे सारे कॉइन्स गिरा दिए वैसे ही मैं उसके सारे कॉइन्स भी गिरवा दूंगा, बाकी स्टूडेंट्स उन्हें लूट लेंगे, उसके बाद वो अपने आप ही हमारे साथ में आ जाएगा। अगले सीन में ऐसा होता भी है। हम अगले सीन में डुआन लिंग को मिंग के पीछे पीछे और फैंग के साथ में चलता हुआ देखते हैं। डुआन लिंग के मुंह के ऊपर एक मुक्का और सर के ऊपर एक घाव सा पड़ा हुआ होता है। मिंग हंसते हुए अभी भी आगे चल रहा होता है। मिंग कहता है, अगली बारी है जियांग की। इसके बाद हम जियांग को देखते हैं। मिंग ने जियांग के भी सारे कॉइन्स गिरा दिए हैं। अब जियांग के पास भी कोई ऑप्शन नहीं है, वो भी मिंग के पीछे चलने लगता है। जियांग फैंग और डुआन लिन से कहता है, तुम दोनों को शर्म आनी चाहिए, तुम इलाइट 4 में हो, उसके बाद भी इस लड़के के पीछे चल रहे हो। फैंग कहता है, तुम खुद को देखो, तुम भी तो उसके पीछे चल रहे हो, जो तुम्हें अभी पड़ी है वो तुमसे पहले हम पर घट चुकी है। मिंग कहता है, अब बहस बंद करो, अगली बारी है सोनिया की, मुझे यकीन है वो भी हमारे साथ में आ जाएगी। फिर हम सोनिया को देखते हैं। सोनिया अभी तक मिंग की टीम में शामिल नहीं हुई है। सोनिया मिंग को देख लेती है, उसे कहने लगती है, मिंग रुक जाओ, मुझे पता है तुम्हारे पास कोई प्लान है, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है और जितना सुना है उससे मुझे समझ में आ गया था कि तुम बिल्कुल भी सिंपल नहीं हो, तो तुम पहले मुझे अपना प्लान समझा दो। ये सुनकर ड्रिवलिन कहता है, तुम ऐसा क्यों कह रही हो, ऐसा भी तो हो सकता है प्लान मेरा हो, तुम सबसे पहले उससे क्यों बात कर रही हो। सोनिया कहती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, प्लान बनाने के लिए दिमाग चाहिए जो कि तुम्हारे पास में नहीं है, और दूसरी बात मिंग तुम सबसे फाइट में बहुत ज्यादा कमजोर है, इसके बावजूद भी वो तुम उनके पीछे भी चल रहे हो, इससे पता चल जाता है कि तुम सबको कौन लीड कर रहा है। जिस सुनकर मिंग सोनिया से कहता है, जैसा कि मैंने सोचा था, इलाइट 4 पे रैंक 1 की स्टूडेंट बिल्कुल भी बेवकूफ नहीं है। अब तुम मेरा प्लान सुनो, हम इस टाइम पर हम पांचों यहाँ पे मुझे सभी स्टूडेंट्स में सबसे ज्यादा ताकतवर है, इसलिए हमें एक दूसरे लड़ने के बजाय बाकी स्टूडेंट से फाइट करनी चाहिए। मेरा मेन प्लान ये है, तुम चारों जाके बाकी स्टूडेंट से फाइट करोगे और उनसे उनके कॉइन्स लेकर यहाँ पे लेके आओगे। यहाँ पर मैं उन कॉइन्स को गार्ड करूंगा। कंपटीशन खत्म होने के बाद में उन कॉइन्स को हम पांचों आपस में बांट लेंगे। मिंग का ये प्लान इन चारों को बिल्कुल समझ में नहीं आता, उसे मिंग के चलाने लगता है, तुम गार्ड क्यों करोगे। मिंग कहता है, इसके बहुत सारे कारण हैं। नंबर 1, तुम चारों के अंदर किसी भी तरह की टीम स्पिरिट नहीं है, तुम चारों आपस में फाइट करते रहोगे। अब मेरे इस प्लान की वजह से तुम चारों आपस में फाइट करने के बजाय बाकी स्टूडेंट्स के साथ फाइट करोगे। नंबर 2, तुम सभी के पास में कॉइन्स रखने की बहुत कम जगह है, इसलिए तुम सभी को एक एक्स्ट्रा जगह चाहिए जहाँ पर कॉइन्स रख सको, और साथ ही उस जगह को गार्ड करने के लिए एक और एक्स्ट्रा स्टूडेंट जो कि मैं हूँ। जिसमें जियांग कहता है, यानी कि तुम्हारे प्लान के हिसाब से हम चारों जाके फाइट करेंगे, कॉइन्स को लेके आएंगे, उसके बाद में कॉम्पिटिशन खत्म होने के बाद में तुम बेकार में ही उन कॉइन्स का एक हिस्सा लेके चले जाओगे। मिंग कहता है, ये तो प्लान का बेसिक रूल है। जियांग कहता है, मैं इस रूल को नहीं मानता, ऐसा भी तो हो सकता है
कंपटीशन के एंड में हम चारों मिलके तुमसे फाइट कर लें और तुम्हारे से कॉइन्स आपस में बांट लें। मिंग कहता है हाँ तुम चारों ऐसा कर सकते हो। अगर तुम चारों साथ में मिलकर मुझसे फाइट करोगे तो मैं बिल्कुल भी तुम चारों संभाल नहीं पाऊंगा। इसलिए उस कंडीशन में मैं केवल तुम में से एक को यानी कि फैंग को बहुत बुरी तरह से पीटूंगा और उसकी ऐसी हालत कर दूंगा कि वो इस कंपटीशन को सही तरह से खत्म ना कर पाए। जिसमें कि फैंग कहता है इस समय मैं कहाँ बीच में आ गया, जियांग तुम्हारे साथ में बहस कर रहा है और तुम मुझे पीटने की बात क्यों कर रहे हो। मिंग हंसते हुए कहता है इसका भी एक कारण है क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो। जिसमें फैंग भी हंसते हुए कहता है ये क्या बात हुई, अगर ऐसा हुआ तो डुआनलिन तुम भी मेरे साथ में पिटोगे क्योंकि तुम भी मेरे दोस्त हो। इसी तरह से उन तीनों मेल एलिट्स के बीच में फाइट हो रही होती है। वो तीनों आपस में बहस करने लगते हैं। तभी सोनिया उनसे कहती है कोई भी पागल मत बनो, तुम सबके सब बिल्कुल बेवकूफ हो। इस टाइम पर हम अपने कंपटीशन के अंदर है, हम ऐसे बहस करके केवल टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ये कहते हुए सोनिया की नजर पीछे कुछ स्टूडेंट्स की ओर पड़ती है जो कि पास ही में कॉइन्स लूट रहे होते हैं। सोनिया अचानक से उन स्टूडेंट्स को देखती है और उनसे कहती है तुम्हें पता है तुम किन के कॉइन्स लूट रहे हो। जैसे सोनिया कहती है वो सारे स्टूडेंट बहुत डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। सोनिया उन चारों से कहती है मुझे तुम्हारी सब में नहीं पढ़ना है, मैं इस प्लान को एक्सेप्ट करती हूँ और अब मैं जा रही हूँ फाइट करने, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं कर सकती हूँ। ये कहते हैं सोनिया वो स्टूडेंट जो भाग रहे होते हैं उन सभी से फाइट शुरू कर देती है और वो फाइट शुरू होते खत्म हो जाती है। सोनिया एक ही झटके में उन सभी स्टूडेंट को हरा के उनके पास जितने भी कॉइन्स होते हैं वो सारे लूट लेती है। सोनिया को देखकर डुआन और फैंग भी उन स्टूडेंट से फाइट करने के लिए चले जाते हैं और उन स्टूडेंट से फाइट करते हुए उनके कॉइन्स छीनने लगते हैं। जियांग अभी भी मिंग के पास में रुका होता है। फिर सभी एलाइट्स मार चुके होते हैं तो वो भी मान जाता है और एक स्टूडेंट के पेट पर लात मारते हुए मिंग से कहता है ठीक है मैं तुम्हारे पर भरोसा कर रहा हूँ, ये भरोसा बिल्कुल भी टूटना नहीं चाहिए। मुझे उम्मीद है तुम्हारे हाथों में उतना दम होगा जितने तुम्हारी जुबान और दिमाग में है। मिंग कहता है तुम बिल्कुल चिंता मत करो, बस तुम सब जाके अच्छी तरह से काम करो और जितने ज्यादा हो सके उतने कॉइन्स मेरे को यहाँ पे लाके दे दो, मैं उन कॉइन्स को अच्छी तरह से गार्ड करूंगा। मिंग के कहने के साथ ही चारों लाइट बड़ी तेजी से उन स्टूडेंट के साथ फाइट करने लगता है। मिंग को देखकर एक टीचर कहने लगता है ये लड़का मिंग काफी शानदार है, इसका दिमाग भी काफी ज्यादा तेज चलता है, मैं खुद पर्सनली इसका इंस्ट्रक्टर बनना चाहूंगा। ये सुनकर टीचर ग्रिफिन कहती है हाँ आप काफी सही कह रहे हैं, ये लड़का मिंग काफी अच्छा है, लेकिन फिर भी हमें चेक करना होगा वो कितना ताकतवर है और एक इंस्ट्रक्टर चुनने के लिए उसके पास कम से कम 19,000 मास्टर कॉइन्स होने चाहिए। इसके बाद में हम वापस से मिंग को देखते हैं। मिंग आराम से जमीन में बैठा हुआ होता है। मिंग अपनी बॉडी के अंदर थोड़ी सी पावर इकट्ठा करता है और फिर अपने हाथ से जोर से उनका जमीन की ओर मारता है। मिंग ऐसा करते ही जमीन के ऊपर 5 छोटे छोटे गड्ढे हो जाते हैं। मिंग उन छोटे छोटे गड्ढों के अंदर वो सारे कॉइन्स डाल देता है जो कि वो 4 एलाइट्स मिंग के पास में लाके देते हैं। फिर मिंग सोचने लगता है काफी सारे कॉइन्स हमने इकट्ठा कर लिए हैं, हम पांचों के लिए इक्वल कॉइन हर एक गड्ढे में डले हुए हैं। इसके बाद में मिंग जोर से चिल्लाता है हमने यहाँ पर 10,000 कॉइन्स को इकट्ठा कर लिया है। मिंग की ये आवाज इतनी ज्यादा तेज होती है कि आसपास के सभी स्टूडेंट मिंग की आवाज को सुन लेते हैं। ये सुनने सोचने लगती है ये लड़का इतनी तेज क्यों चिल्ला रहा है, अब सबको पता पड़ जाएगा वहाँ पर 10,000 कॉइन्स है और सभी सब स्टूडेंट हमसे उन कॉइन्स को छीनने की कोशिश करेंगे। तभी मिंग आगे कहता है कोई भी इन कॉइन्स को छीनने की कोशिश मत करना क्योंकि ये कॉइन्स इलाइट 4 स्टूडेंट्स के हैं, उन्होंने इन सभी को इकट्ठा किया है। अगर कोई भी हमसे फाइट करने के लिए आएगा तो इलाइट 4 तुमसे फाइट करेंगे। मिंग के इतना कहने के साथ ही चारों इलाइट फोर्स के मेंबर मिंग को घेर लेते हैं और इलाइट फोर्स के मेंबर्स को बाकी सारे स्टूडेंट्स घेर लेते हैं। लेकिन किसी भी स्टूडेंट के अंदर हिम्मत नहीं होती कि कोई भी आगे बढ़कर उन कॉइन्स को उठा ले। स्टूडेंट सोचने लगता है वहाँ पर कॉइन्स रखे हुए हैं लेकिन हम उन्हें ले नहीं सकते। दूसरा स्टूडेंट कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो, ये इलाइट 4 के स्टूडेंट बहुत ज्यादा खतरनाक है, अगर हम साथ में मिलकर भी इस पर अटैक करें तो भी बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। तीसरा स्टूडेंट कहता है तो फिर हम यहाँ टाइम के वेस्ट कर रहे हैं, बाकी और भी बहुत सारे कॉइन्स यहाँ पर है, बहुत सारे स्टूडेंट के पास में अभी भी कॉइन्स है, हम उनसे उनके कॉइन्स छीन लेते हैं, बेकार में इनसे पंगा लेने की जरूरत नहीं है। तभी ग्रिफिन जोर चिल्लाती है कंपटीशन खत्म होने वाला है, अब केवल 10 सेकंड बचे हैं। तभी मिंग इलाइट 4 के सारे मेंबर से कहता है सब के सब मुझे अच्छी तरह से घेर लो, अभी तो कोई भी स्टूडेंट हमारे ऊपर अटैक नहीं कर रहा है, लेकिन हो सकता है बिल्कुल एंड टाइम पर ये हम पर अटैक कर दे। जिसमें सब के सब इलाइट 4 के मेंबर्स मिंग को घेर कर अच्छी तरह से खड़े हो जाते हैं और पूरी तरह सतर्क रहते हैं। फिर जब आखिरी के 5 सेकंड बचते हैं तब डुआनलिन हल्के से गद्दारी कर जाता है, वो अचानक से जियांग जुई के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। डुआन जोर से चिल्लाता है जियांग लिन। तभी मिंग डुआन को देख लेता है, मिंग तुरंत कुछ कॉइन्स को उठाता है और डुआन के मुंह पे मार देता है। जब वो कॉइन्स डुआन के मुंह की तरफ आ रहे होते हैं, डुआन खुद के मुंह को बचाने के लिए अपने हाथ को अपने मुंह के सामने ले आता है। इसी समय मिंग जोर से उछलता है और डुआन के मुंह के ऊपर एक जोर से अटैक कर देता है। डुआन के जैसे वो अटैक पड़ता है, डुआन जोर से उछल जाता है और उसके पास में जितने भी कॉइन्स होते हैं वो सब हवा में उछल जाता है। मिंग तुरंत अपने हाथ से उन सारे कॉइन्स को इकट्ठा कर लेता है। फिर मिंग डुआन से कहता है मुझे पता था ऐसा कुछ जरूर होगा। डुआन मिंग से कहता है मिंग ये तुमने ठीक नहीं किया। इसी से एक दूसरा टीचर कहता है टाइम खत्म, जो स्टूडेंट जहाँ पे खड़ा है वहीं के वहीं खड़ा रहे। उस टीचर के तक कहने के साथ ही कंपटीशन खत्म हो जाता है। डुआन मिंग की ओर बहुत गुस्सा करने लगता है, वो उसे कहता है मिंग ये तुमने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया है, अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। मिंग कहता है ये कंपटीशन खत्म हो चुका है, अगर अब तुम मुझे हाथ भी लगाओगे तो भी तुम नियमों को तोड़ोगे, इसके बाद में तुम्हें सजा मिल सकती है
और रही बात गलत सही की, तो तुम ही बताए यहाँ पे गलती किसकी थी। डुआन कहता है हाँ मुझे पता है यहाँ पे गलती तुम्हारी थी। हम सब ने पहले डिसाइड कर रखा था कॉइन्स को आपस में बांट लेंगे, लेकिन कंपटीशन खत्म होने से जस्ट पहले तुमने गद्दारी की और मेरे ऊपर अटैक किया। ये सुनकर इलाइट फोर के दोनों मेंबर मिंग की तरफ देखने लगते हैं। मिंग कहता है मैंने तुम पर अटैक किया तो तुम बताओ तुमने कंपटीशन खत्म होने से पहले जियांग क्यों चिल्लाया था। ये सुनकर जियांग डुआन से पूछता है हाँ डुआन बताओ कंपटीशन खत्म होने से जस्ट पहले तुम मेरा नाम क्यों चिल्ला रहे थे। उस आवाज को सुनकर मुझे भी ऐसा लग रहा था कि तुम मुझ पर अटैक करने वाले हो। मिंग कहता है नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, ये तुम्हारे ऊपर कभी भी अटैक करने वाला था ही नहीं। इसने बस तुम्हारा नाम चिल्लाया ताकि सबको लगे तुम्हारे ऊपर अटैक होने वाला है और तुम सतर्क हो जाओ। इसका असल प्लान तो ये था कि ये मुझ पर अटैक करेगा क्योंकि मैं तुम सब में सबसे ज्यादा कमजोर हूँ। जिसनु जियांग कहता है क्या सच में ऐसा होने वाला था। मिंग कहता है हाँ ऐसा ही होने वाला था। डुआन इलाइट फोर का मेंबर है, मुझे उससे पूरी उम्मीद थी कि वो गद्दारी करेगा, इसलिए मैं एंड तक पूरी तरह सतर्क था। डुआन कहने लगता है मिंग तुम इस तरह से मुझ पर इल्जाम मत लगाओ, तुम्हारे पास में वैसे भी कोई प्रूफ नहीं है। मिंग कहता है यहाँ पे प्रूफ की जरूरत भी नहीं है, सबने देखा है तुमने क्या किया है। मिंग के कहने के साथ ही इलाइट फोर के तीनों मेंबर डुआन के ऊपर बहुत गुस्सा करने लगते हैं। इसी समय ग्रिफिन मिंग के पास में आती है और उसे कहती है मिंग बहुत अच्छे, तुम्हारे पास में 25,000 मोस्टर कॉइन्स है। इन 25,000 मोस्टर कॉइन्स की मदद से तुम किसी भी टीचर को अपने पर्सनल इंस्ट्रक्टर के रूप में अपॉइंट कर सकते हो। बताओ किस टीचर को तुम अपना इंस्ट्रक्टर बनना चाहोगे। ये सुनकर सारे स्टूडेंट बहुत चौंक जाते हैं, वो सभी सोचने लगते हैं इस लड़की के पास में इतने सारे मोस्टर कॉइन्स हो गए, सच में ये लड़का काफी ज्यादा लकी है, अब ये किसी भी टीचर को अपना इंस्ट्रक्टर बना सकता है। ग्रिफिन की बातों सुनकर मिंग इधर उधर देखने लगता है और किसी स्पेशल टीचर को ढूंढने लगता है। ग्रिफिन कहती है मिंग इधर उधर क्या देख रहे हो, तुम प्रिंसिपल या फिर वाइस प्रिंसिपल को तो नहीं ढूंढ रहे। मैं पहले बता देती हूँ वो बिल्कुल भी तुम्हारे इंस्ट्रक्टर नहीं बन सकते हैं, उनके पास में बिल्कुल भी टाइम नहीं है। मिंग कहता है नहीं मैं उन्हें ढूंढ रहा हूँ, मैं एक स्पेशल टीचर को ढूंढ रहा हूँ, उनका नाम जियान बो है। ये सुनकर ये दोनों टीचर सोचने लगते हैं जियान बो, इसने उस टीचर का नाम ही क्यों लिया। इसी समय बाकी स्टूडेंट सोचने लगते हैं जियान बो इस नाम कौन सा इंस्ट्रक्टर है, क्या इस नाम का है भी क्या कोई। दूसरा स्टूडेंट कहता है हाँ बिल्कुल है, मैंने कहीं से सुना है एक जीनियस इंस्ट्रक्टर था जिसका नाम जियान बो था, लेकिन कुछ साल पहले वो कहीं गायब हो गया था, उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है वो कहाँ पर है। तीसरा स्टूडेंट कहता है यहाँ पर इतने शानदार शानदार टीचर्स है, उन सभी को छोड़कर मिंग एक ऐसे टीचर का नाम ले रहा है जिसके बारे में कोई जानता ही नहीं है, लगता है ये पागल हो गया है। तभी ग्रिफिन मिंग से पूछती है तुमने जियान बो को ही अपना इंस्ट्रक्टर क्यों चुना है, ज्यादा स्टूडेंट्स उनको अपना इंस्ट्रक्टर नहीं चुनते। मिंग कहता है मेरे पास इसका कारण है, मुझे ऐसा लगता है जिस मार्शल आर्ट को मैं सीखना चाहता हूँ उस वही सेम चीज इंस्ट्रक्टर जियान बो ने भी सीखी है, उनकी टेक्निक्स मेरे को काफी ज्यादा फिट होगी। और दूसरा कारण ये है वो वेसल्स की रिकवरी के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, मेरी भी वेसल्स के अंदर कुछ खराबी है, अगर मैं उनकी किसी भी तरह से मदद कर पाऊंगा तो मेरे को भी बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। जिसमें ग्रिफिन कहती है तुम्हारे दोनों कारण काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं और इन्हें सुनकर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आने से पहले से ही तुम्हें डिसाइडेड था कि तुम्हें किस टीचर को चुनना है, ये पूरी तरह से तुम्हारी चॉइस है, अब तुमने चुन लिया है तो तुम्हें बता देती हूँ, वो तुम्हें 3rd फ्लोर के नंबर 4 डाइनिंग हॉल में मिल जाएंगे। पहले जाकर तो अपनी यूनिफॉर्म चेंज कर लो, उसके बाद तुम मुझसे फिर से आके मिलना, मैं तुम्हें उनके पास में ले जाऊंगी। इसके बाद में अगले सीन में हम मिंग को उसके रूम में देखते हैं। मिंग ने अपनी यूनिफॉर्म चेंज कर लिया है, मिंग अपने रूम से बाहर निकलता है, उसे सामने की तरफ टीचर ग्रिफिन दिखाई देती है, लेकिन मिंग उनके पास में नहीं जाता और सोचने लगता है मुझे बेकार में इनको परेशान करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही टीचर जियान बो को ढूंढ लूंगा, उनसे मुझे कुछ सीखना नहीं है कुछ सिखाना है। ये सोचने का मिंग 5 मिनट बाद में उस डाइनिंग हॉल में पहुंचता है और अंदर का नजारा देखकर बहुत चौंक जाता है। अंदर काफी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने 2 ग्रुप बना रखे होते हैं, उनके हाथ में खाना होता है, उनके बीच में फूड फाइट शुरू होने वाली होती है। मिंग की जगह थोड़ा घबरा जाता है, मिंग सोचने लगता है ये शायद मैं गलत टाइम पर आ गया। फिर मिंग उन सभी स्टूडेंट से कहता है अरे सुनो। मिंग के इतना कहने के साथ ही उन दोनों ग्रुप्स के बीच में फूड फाइट शुरू हो जाती है, वो सबके सब एक दूसरे के ऊपर खाना फेंकना शुरू कर देते हैं। और खाने का मतलब केवल खाना ही नहीं होता, टेबल कुर्सियां फर्नीचर बर्तन जो कुछ भी उन स्टूडेंट्स के हाथ में लगता है वो सब के सब वो एक दूसरे के ऊपर फेंकने लगते हैं। जब टेबल कुर्सी से उनका मन भर जाता है तो खुद ही आगे बढ़कर एक दूसरे से फाइट करना शुरू कर देते हैं, सबके सब अंधाधुंध एक दूसरे के ऊपर मुक्के इलाज चलाने लगते हैं। ये देखकर मिंग सोचने लगता है ये सब क्या चल रहा है। तभी एक स्टूडेंट छुलकर मिंग के ऊपर अटैक कर देता है और उसे कहता है ए लड़के तू ऐसे कैसे खड़ा है, तू भी फाइट कर। ये कहते हुए स्टूडेंट उछल के मिंग के ऊपर अटैक करता है। मिंग तुरंत अपना हाथ सामने तरफ कर देता है, मिंग का हाथ सीधे उस स्टूडेंट की दोनों टांगों के बीच में पड़ता है। मिंग का अटैक पड़ते ही उस स्टूडेंट की हालत खराब हो जाती है, वो मिंग से कहने लगता है तेरी हिम्मत कैसे हुई इस तरह का अटैक करने की। ये कहते हुए वो स्टूडेंट बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है, उसके पैर जोर जोर से कांप रहे होते हैं। वो स्टूडेंट आगे कहता है बिल्कुल भी कोशिश मत करना और तू बिल्कुल भी मत सोचना कि तू यहाँ से भाग पाएगा। मिंग कहता है मैं यहाँ भागने नहीं आया और तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मैं तो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ, इस फाइट से मेरा कोई भी लेना देना नहीं है, मैं केवल यहाँ पर किसी को ढूंढने के लिए आया हूँ। ये सुनकर वो स्टूडेंट हंसने लगता है और अपने बॉडी के वेसल्स को एक्टिवेट कर लेता है।
और फिर मिंग से कहता है, फिर तो तू बिल्कुल सही जगह पर आया है। पहले हम दोनों फाइट करेंगे, मैं तुझे बूते से पीटूंगा, उसके बाद में तू जिसको भी ढूंढने के लिए आया है उसको ढूंढने में मैं तेरी मदद कर दूंगा। ये कहते हुए स्टूडेंट मिंग की तरफ भागता है। मिंग तुरंत एक टेबल उठाता है और उसे स्टूडेंट की तरफ फेंकता है और उसे कहता है, मेरे पास आने की हिम्मत मत करना। मिंग के कहने से स्टूडेंट रुकता नहीं है, बल्कि जैसे वो टेबल उस स्टूडेंट टकराती है उस टेबल के टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन जैसे टेबल टकराने के बाद में वो स्टूडेंट अपनी आँख खोलता है, वो देखता है मिंग उसके सामने नहीं है। ये देखकर वो चौंक जाता है। वो सोचने लगता है, ये अचानक से क्या हुआ, ये लड़का मेरे सामने से गायब कैसे हो गया। तभी दूसरा स्टूडेंट जरूर चिल्लाता है, अपने पीछे देखो, वो ठीक तुम्हारे पीछे है। जिसमें को स्टूडेंट तुरंत पीछे की तरफ मुड़ता है और ऊपर की तरफ देखने लगता है। मिंग ऊपर की तरफ से उस पर अटैक करने के लिए आ रहा होता है। वो स्टूडेंट सोचने लगता है, ये अचानक से क्या हुआ, ये लड़का इतनी जल्दी मेरे पीछे कैसे पहुंच गया। जिसमें मिंग अपने हाथ में थोड़ी सी पावर इकट्ठा करके उस स्टूडेंट के ऊपर अटैक कर देता है। वो स्टूडेंट तुरंत अपने दोनों हाथों को यूज करके मिंग के उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है। जैसे ही मिंग और वो स्टूडेंट आपस में टकराते हैं, वहाँ बहुत ज्यादा फोर्स फील्ड बनती है, बहुत तेज हवा चलने लगती है, सारी टेबल हवा में उड़ जाती है। इस वजह से एक सेकंड के लिए उस स्टूडेंट की आंखें बंद हो जाती है। वो वापस से हंसते हुए अपनी आंख खोलता है और कहता है, तुम काफी ज्यादा स्ट्रांग हो। तभी सामने तक देखता है, मिंग वापस से वहां से गायब हो चुका है। वो स्टूडेंट जोर चलने लगता है, ए लड़के कहाँ गया तू। फिर मिंग को देखता है, मिंग एक टेबल के पीछे छुपा हुआ होता है और वो स्टूडेंट लगातार मिंग को ढूंढ रहा होता है। तभी मिंग को सामने की तरफ बहुत सारी टेबल्स दिखाई देती है जो काफी अलग अलग तरीके से एक दूसरे के ऊपर रखी हुई होती है। मिंग उन टेबल्स को देखकर थोड़ा खुश हो जाता है और सोचता है, मुझे इन टेबल्स के बीच में छुप जाना चाहिए। ये सोचते हुए मिंग चुपके से उन टेबल्स के बीच में कहीं छुप जाता है और आराम से बैठकर सब कुछ शांत होने का इंतजार करने लगता है। इसी टाइम पर मिंग को अपने पीछे से एक आवाज देती है। वो जो लड़का बाहर है वो काफी ज्यादा ताकतवर है, उसका नाम मे होंग है और वो रेड ड्रैगन आर्मी के इलाइट शॉर्ट में से एक है। जैसे मिंग ये आवाज सुनता है, मिंग बहुत ज्यादा घबरा जाता है, लेकिन मिंग खुद को शांत करता है। वो पीछे बैठा हुआ बंदा आगे कहता है, क्या तुम्हारे पास कोई मूव है जिसकी मदद से तुम इस लड़के को हरा पाओ। जिस सुनकर मिंग अपने हाथ में डेल पिस्टल एक्टिवेट करता है और फिर अपने पीछे बैठे हुए बंदे को दिखा के कहता है, क्या मैं इसे तुम पर ट्राई करूं पहले। जिस सुनकर पीछे बैठा हुआ बंदा बहुत ज्यादा डर जाता है। वो मिंग से कहने लगता है, नहीं नहीं, तुम्हें इससे मुझ पर इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी मैं यहाँ पर कोई भी फाइट करने के लिए नहीं आया था, ये कैंटीन है, मैं अकेले यहाँ पे खाना खाने आया था। तभी अचानक से भगदड़ मच गई। उस लड़के की बात सुनकर मिंग थोड़ा खुश हो जाता है और फिर उस लड़के से पूछने लगता है, मैं यहाँ पे किसी को ढूंढ ही रहा था जो कि फाइट करना ना चाहता हो। मैं भी फाइट करना नहीं चाहता, मैं केवल यहाँ पे किसी को ढूंढने के लिए आया हूँ। उनका नाम जियान बो है, मुझे कहीं से पता पड़ा है, वो इस टाइम पर मुझे यहीं पे मिलेंगे। सामने बैठा हुआ लड़का कहता है, तुम उन्हें क्यों ढूंढ रहे हो। मिंग कहता है, मैं उनका डिस्पल बनना चाहता हूँ। सामने बैठा हुआ लड़का कहता है, तुम उनके डिस्पल बनना चाहते हो, वो तो बिल्कुल बेकार है, एकदम कचरा है वो। मेरा यकीन मानो, अगर तुम सोचते हो कि तुम उनके डिस्पल बन के कुछ कर पाओगे तो ये बिल्कुल बेकार है। जियान वो खुद भी इतना ज्यादा कचरा है कि वो तुम्हें खुद कुछ नहीं सिखा पाएंगे, इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा होगा तुम किसी और टीचर को ढूंढो। मिंग कहता है, मेरा ओपिनियन उनके लिए काफी ज्यादा अलग है, मुझे लगता है वो मेरे लिए एक बेस्ट टीचर बन सकते हैं। वो काफी ज्यादा डिटरमाइन है, उनके पास में काफी अच्छी नॉलेज है और वो काफी ज्यादा जीनियस भी है, इसी वजह से मैं उन्हीं को अपना टीचर बनना चाहता हूँ। सामने बैठा लड़का कहता है, तो तुम उन्हें जानते हो। मिंग कहता है, हाँ मैं उन्हें जानता हूँ, इसलिए तो उन्हें अपना टीचर बनना चाहता हूँ। सामने बैठा लड़का कुछ खाते हुए कहता है, तुम्हारी बातों को सुनकर साफ साफ पता पड़ रहा है तुम उन्हें नहीं जानते, अगर जानते होते तो यहाँ नहीं आते। मिंग कहता है, मुझे उनके बारे में एक स्पेशल चीज पता है, वो जल्दी एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने वाले हैं जिसमें वो एक नए अटैक टाइप की खोज करेंगे। वो जो सेकंड अटैक टाइप होगा वो काफी ज्यादा फास्ट होगा और साथ ही उस अटैक टाइप को यूज करने से बॉडी को ज्यादा देर तक फ्रीज नहीं रहना पड़ेगा। जैसे ह्यूमन उस अटैक टाइप को सीख जाएंगे वो काफी लंबे टाइम तक मॉन्स्टर के साथ में फाइट कर सकेंगे। मिंग ये कह ही रहा होता है, तभी अचानक से पीछे की तरफ से कोई उसे घूर रहा होता है। सामने बैठा हुआ लड़का मिंग से कहता है, पीछे देखो होंग आ गया। ये सुनकर मिंग बहुत घबरा जाता है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है वो आगे क्या करे। सामने बैठा हुआ लड़का मिंग से कहता है, मेरी बात को ध्यान सुनो, अब नाटक करो कि हम दोनों फाइट कर रहे हैं, हम दोनों एक दूसरे से फाइट करते हुए यहाँ से निकल जाएंगे। मिंग कहता है, ठीक है। मिंग के ठीक है बोलते ही सामने बैठा हुआ लड़का उछल के तुरंत मिंग के एक जोर से लात मार देता है। ये लात मिंग के बहुत जोर से पड़ती है, इससे मिंग जोर से उछल जाता है, उन टेबल से टकराता हुआ काफी दूर जाकर गिरता है। फिर मिंग सोचने लगता है, इसका अटैक काफी ज्यादा खतरनाक था। ये सोचते हुए मिंग गिरते हुए खुद को संभाल लेता है और इस नाटक को आगे जारी रखते हुए एक बैकफ्लिप मारते हुए उस लड़के के ऊपर अटैक कर देता है। वो लड़का बड़ी आसानी से कुछ खाते हुए उस लड़के को डॉच कर लेता है। मिंग फिर से अटैक करता है, वो लड़का फिर से उस लड़के को डॉच कर लेता है और फिर मिंग से कहने लगता है, अपनी स्पीड बढ़ाओ, तुम काफी ज्यादा धीमे हो। ये सुनकर मिंग अपनी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, उसकी जितनी पावर थी वो सारी उस लड़के को मारने में यूज करता है, लेकिन इससे कुछ भी नहीं हो पाता। उस लड़के के ऊपर मिंग का एक भी अटैक नहीं पड़ा था। वो लड़का बड़ी आसानी से सारे अटैक्स को डॉच करता है। फिर वो लड़का धीरे से मिंग से कहने लगता है, ए ये तुम क्या कर रहे हो, यहाँ पे सबको लग रहा है हम नाटक कर रहे हैं, दिखाओ ऐसा कि हम फाइट कर रहे हैं। ये सुनकर मिंग सोचने लगता है, नहीं ऐसा नहीं है, मैं तुम्हारा पूरा पावर लगा रहा हूँ लेकिन तुम्हारे ऊपर भी एक भी अटैक लग ही नहीं पा रहा, तुम्हारी स्पीड बहुत ज्यादा तेज है।
इसी टाइम पर होंग को भी समझ में आने लग गया होता है ये दोनों नाटक कर रहे हैं। मिंग केवल नाटक करते हुए इसके ऊपर अटैक कर रहा है। होंग ये सोच रहा होता है। इसी समय मिंग और वो लड़का फाइट करते हुए एक खिड़की वहां से पहुंच जाते हैं। मिंग लगातार उस लड़के के ऊपर अपने हाथ से मुक्के मार रहा होता है। वो लड़का बड़ी सैनी से उस बैठकर रोज कर रहा होता है। जैसे वो खिड़की काफी ज्यादा पास पहुंचता है वो लड़का तुरंत मिंग का हाथ पकड़ लेता है और फिर कहने लगता है अब। वो लड़का इतना कहते ही मिंग को साथ में लेकर उस खिड़की से नीचे कूद जाता है। इस टाइम पर मिंग और वो लड़का उस बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पे होते हैं। वो सीधे उस बिल्डिंग के 3rd फ्लोर से नीचे जमीन पे गिरते हैं। मिंग तो अपने दोनों पाँव और अपने एक हाथ यूज करके एकदम सेफली लैंड होता है। और वह दूसरी तरफ मिंग के साथ वाला लड़का बिल्कुल भी खुद को बचाने की कोशिश नहीं करता। वो बस पूरा सीधे सीधे जमीन पे गिरता है और जमीन पे गिरते ही वापस एक बाउंस हो जाता है। ये सब कुछ देखकर उड़ती ऊंचाई से कूदने के बाद में मिंग की बॉडी कांप रही होती है। मिंग सोच रहा होता है बच गया मैं, इतनी ऊंचाई से कूद दिया, बिल्कुल पता ही नहीं था ये ऐसा करेगा। तभी मिंग के साथ वाला लड़का अपने कपड़े झाड़ने लगता है और मिंग से कहने लगता है हमारा प्लान काफी अच्छी तरह से काम कर गया, हम वहां से निकल गए। मिंग उस लड़के से पूछने लगता है तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मेरी काफी मदद की, तुम्हारी वजह से मैं वहां से निकल गया, लेकिन मैंने अभी तक तुम्हारा नाम नहीं पूछा है, बताओ तुम्हारा नाम क्या है, ताकि बाद में मैं कभी तुमसे बात करने आ सकूं, हो सकता है कभी कुछ जरूरत पड़ जाए। जैसे मिंग ये कहता है वो लड़का तुरंत वहां से भागते हुए जाने लगता है और मिंग से कहता है वैसे मुझे पता है तुम जियानबो को ढूंढ रहे हो, उसे ढूंढना बिल्कुल छोड़ दो, तुम मार्शल कोर्स सीख रहे हो, इस कोर्स के अंदर और भी बहुत सारे शानदार टीचर्स हैं, तुम इनमें से किसी और को सिलेक्ट कर लो, जियानबो को सिलेक्ट करके तुम बुरी तरह से गलती कर रहे हो। ये कहते हैं वो लड़का वहां जा रहा होता है। तभी सामने की तरफ से टीचर ग्रिफिन आ जाती है और उस लड़की को देख कहती है जियानबो। जैसे ही वो लड़का ये नाम सुनता है और टीचर ग्रिफिन को दिखता है वो भागते हुए वापस दूसरी तरफ जाने लगता है। वो वापस से सीधे मिंग के पास पहुंच जाता है। वो चिल्ला के मिंग से कहता है साइड में हटो, मुझे जाने दो। मिंग ओके बोलकर तुरंत साइड में हो जाता है। वो लड़का मिंग के पास से गुजरता है और मिंग को थैंक यू बोलता है। तभी मिंग एकदम से हंसता है और अपनी टांग उस लड़के के रास्ते में ले आता है। जैसे वो लड़का मिंग की टांगे टकराता है वो तुरंत जमीन पे गिर जाता है और काफी दूर तक घसीट जाता है। इसी समय ग्रिफिन उस लड़के के पास में पहुंच जाती है और उसे कानों को पकड़ के जोर से उठा लेती है। वो लड़का कहने लगता है टीचर मेरे कान को छोड़िए, एक लड़का मुझसे यहाँ पर मिलने के लिए आया है, उसके सामने मेरी इंसल्ट हो रही है। टीचर ग्रिफिन कहने लगती है क्या सच में तुम्हारी कोई रेस्पेक्ट है जो तुम्हारी इंसल्ट होगी। जैसे मिंग ये लाइन सुनता है मिंग कहने लगता है क्या सच में तुम ही जियानबो हो, लेकिन मैंने तुम्हारी एक प्रोफाइल पिक्चर देखी थी उसमें तो तुम बिल्कुल अलग दिख रहे थे। जियानबो कहता है अच्छा वो तो मेरी 10 साल पुरानी पिक्चर है, मैंने काफी टाइम से उसे अपडेट नहीं किया है, उस पिक्चर को लगाए हुए लगभग 10 साल हो चुके हैं। जिस वक्त मिंग को एक झटका सा लगता है, लेकिन तभी मिंग खुद को संभालता है और फिर सोचने लगता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक बात तो पूरी तरह से कंफर्म है, मेरी पिछली लाइफ के अंदर तुम ही नहीं एक नया अटैक मोड जिसे लिमिट टाइप नाम दिया था उसकी खोज की थी, तो इस लाइफ में भी वो तुम ही करोगे, बस इस टाइम पर वो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। ये सोचेगा तो मिंग जियानबो से कहता है जियानबो मैं तुम्हारा डिस्पेल बनना चाहता हूँ। जिसको जियानबो साफ मना कर देता है। वो कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, मैंने तुम्हें पहले बता दिया है मैं बिल्कुल कचरा हूँ, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं सिखा सकता। तभी ग्रिफिन जियानबो से कहने लगती है जियानबो मुझे अच्छी तरह से एक्सप्लेन करो, ये लड़का इतने टाइम से तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा है, कंपटीशन के अंदर इसको फर्स्ट रैंक मिली है, इसके बावजूद भी इसने सबसे पहले तुम्हारा नाम लिया कि ये तुम्हारा डिस्पेल बनना चाहता है, जबकि ये किसी और टीचर को भी अपना इंस्ट्रक्टर चुन सकता था। जियानबो कहने लगता है मुझे नहीं पता ये ऐसा क्यों कर रहा है, मैं तो उस लड़की को जानता भी नहीं हूँ, और साथ ही इससे पीछे छुड़ाने के लिए मैं पहले काफी कुछ कर चुका हूँ, मैंने खुद की बहुत ज्यादा बुराई की, लेकिन इसके बावजूद भी ये मेरे पीछे पड़ा हुआ है। जैसा कि अभी आपने कहा ये कंपटीशन के अंदर फर्स्ट रैंक पे आया है, अगर ये मेरा डिस्पेल बनेगा तो अपना पूरा फ्यूचर बेकार कर लेगा, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता कि कोई अपनी लाइफ खराब करे। जिसमें मिंग कहने लगता है मुझे आपकी यही बात सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, आप खुद के अच्छे से पहले दूसरों के अच्छे के बारे में सोचते हैं, इसी वजह से मैं आपको डिस्पेल बनना चाहता हूँ। जिसमें ग्रिफिन जियानबो से कहती है जियानबो अब तो तुम्हें इस अपना डिस्पेल बनाना ही पड़ेगा। इसके बाद ग्रिफिन धीरे से जियानबो के कान में कुछ कहती है। वो कहती है जियानबो अभी तुम इसके लिए मान जाओ, हम आगे देख लेंगे किसका क्या करना है। जिसमें जियानबो कहता है ठीक है अब आप इतना कह रही हैं तो मैं इस लड़के को संभाल लूंगा। ये सुनते ही ग्रिफिन वहां चली जाती है। जियानबो वहां से जाने लगता है और फिर मिंग से कहता है मुझे भी पता पड़ा है तुम यहाँ पर प्रोजेक्ट 1024 के लिए आए हो, चलो मेरे पीछे आओ, मैं उसकी सच्चाई के बारे में तुम्हें बताता हूँ कि इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या है। ये सुनकर मिंग जियानबो के पीछे चलने लगता है। जियानबो मिंग को एक बिल्डिंग के अंदर लेके आता है जिसकी हालत कुछ खास ठीक नहीं होती। उस बिल्डिंग के आसपास में काफी सारे पेड़ होते हैं। मिंग वहाँ पे चलते हुए सोचता है मैंने अभी पिछले बार भी यही सुना था, जियानबो की जो लैब थी वो बहुत ज्यादा बुरी हालत में थी और उसके आसपास में एक छोटा सा जंगल सा बना रखा था। इसके बाद में जियानबो मिंग को उस बिल्डिंग के बेसमेंट के अंदर लेके जाता है और नीचे उतरते हुए मिंग से कहता है काफी टाइम हो गया, कोई भी इस बेसमेंट के अंदर नहीं आया है, इसलिए थोड़ा ध्यान से चलना।
इसके बाद में मिंग और जियानबो उस बेसमेंट से नीचे पहुंचते हैं। नीचे की तरफ एक बहुत बड़ी लैब होती है। लैब के बाहर एक गेट होता है। जियानबो कोड डालकर उस गेट को खोलता है और फिर अंदर आके मिंग से कहता है, देखो ये है प्रोजेक्ट 1024। मैंने इस प्रोजेक्ट को शुरू किया था, लेकिन जब ज़ैंग जी ये कहने के बाद जियानबो रुक जाता है। मिंग कहता है, ज़ैंग जी ये कौन है? जियानबो आगे कहता है, ज़ैंग जी हमारे प्रिंसिपल का बेटा है और वो अपने कॉलेज के 3 साल में ही हेवन रिले में पहुंच गया था। बहुत शानदार था वो, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड भी था। मिंग कहता है, आप था क्यों बोल रहे हो? उसके साथ में क्या हुआ? जियानबो कहता है, वो मर गया। उसी टाइम पर हमने प्रोजेक्ट 1024 को शुरू किया था। जोंग भी उस टाइम पे मेरे साथ ही काम करता था। उसने खुद की बॉडी के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने की मुझे परमिशन दी। उसके बाद से मैं जो भी टेक्निक बनाता उसको उसके ऊपर टेस्ट करता। स्टार्टिंग में तो थोड़ी बहुत सक्सेस आई, लेकिन धीरे धीरे साइड इफेक्ट दिखाई देने लगे। उसकी बॉडी भी इतनी ज़्यादा एनर्जी को संभाल नहीं पा रही थी। धीरे धीरे इफेक्ट माइंड पे भी होने लगा। वो बहुत ज़्यादा पागल हो गया और एक टाइम आया जब उसकी डेथ हो गई। उसकी डेथ के बाद में मुझे एक धक्का सा लगा, लेकिन इसके बावजूद भी मैं रुका नहीं। मैंने 3 बार और एक्सपेरिमेंट किए। पहले वाले पे जिस पे एक्सपेरिमेंट किया था उसकी बॉडी के ऊपर एक कट लग गया। दूसरे वाले पे एक्सपेरिमेंट किया तो उसकी बॉडी का एक पार्ट बहुत बुरी तरह से फूल गया। और जब तीसरा एक्सपेरिमेंट किया तब उसका भी इसी तरह की हालत हुई। इसी तरह से मेरे इस प्रोजेक्ट के चलते 4 लोगों का फ्यूचर खराब हो गया। वो चारों के चारों बहुत शानदार सुपर बीइंग थे, जो चारों मेरे केवल एक बेकार से एक्सपेरिमेंट की वजह से मारे गए। इसके बाद से ही मैंने इस प्रोजेक्ट को रोक दिया और उसके दिन के बाद से ही मैंने किसी भी डेसिबल्स को अपने साथ में रखना बंद कर दिया। इसी वजह से मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम मेरे डेसिबल मत बनो। तभी मिंग जियानबो के फॉर्मूले के अंदर उनकी गलती बताने लगता है और उनसे कहता है, आपने जो फॉर्मूला बनाया है उसके अंदर एक पॉइजन है जो दिमाग के ऊपर बहुत बुरी तरह से इफेक्ट करता है। अगर आप उसे ठीक कर देंगे तो ये फॉर्मूला भी पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। ये कहते हुए मिंग की नज़र एक मशीन की ओर पड़ती है जिसके ऊपर खून के धाब लगे होते हैं। मिंग जब उस मशीन को थोड़ा अच्छे से देखता है, वो खून के निशान काफी ज्यादा ताजे होते हैं और उसके अंदर स्मेल भी आ रही होती है। ये पता चलने के बाद में मिंग जियानबो से कहता है, अभी आप कह रहे थे आपने इस एक्सपेरिमेंट को पूरी तरह से रोक दिया है, लेकिन यहाँ पर यह स्मेल कैसे आ रही है? यानी कि इसका मतलब आपने इस एक्सपेरिमेंट को अभी तक रोका नहीं है, आप ये एक्सपेरिमेंट अब खुद के ऊपर कर रहे हैं। जियानबो इसके लिए पूरी तरह मना करने लगता है। वो कहता है, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैंने एक्सपेरिमेंट पूरी तरह से बंद कर दिया है। पहले ही इस एक्सपेरिमेंट की वजह से बहुत सारे लोग मारे जा चुके हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझ पर भरोसा रखा और वो सबके सब बिना कुछ किए ही मारे गए। अगर वो इस टाइम पर इस दुनिया में होते तो कितना कुछ कर सकते थे, अब वो कभी पता नहीं चल पाएगा। मिंग कहता है, अब आप रुक के उनकी जो डेथ है उनको पूरी तरह से बेकार कर रहे हैं। हमें उन सभी के लिए ये करना ही होगा। उन सभी ने आप पे भरोसा किया था कि आप इस एक्सपेरिमेंट को पूरा करेंगे। अब मैं आपके साथ हूँ, हम दोनों साथ मिलकर इसे पूरा कर सकते हैं। जियानबो कहने लगता है, हाँ शायद तुम ठीक कह रहे हो, तुम मेरे साथ हो, शायद हम इसे कर लेंगे। ये कहने के बाद जियानबो को एकदम से एहसास होता है वो क्या कह रहा है। जियानबो थोड़ा खुद सही होके मिंग से कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, हम कभी भी इस एक्सपेरिमेंट को पूरा नहीं कर पाएंगे। मिंग कहता है, अब आपने मेरे पास में और कोई रास्ता नहीं छोड़ा है, अब आपको इस एक्सपेरिमेंट को शुरू करना ही होगा। अगर अब आपने एक्सपेरिमेंट मेरे ऊपर नहीं किए तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो भी आप एक्सपेरिमेंट खुद के ऊपर कर रहे हैं इसके बारे में मैं प्रिंसिपल को बता दूंगा। एक बार याद रखना, आपने प्रिंसिपल से कहा है आपने इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया है, उसके बाद भी आप खुद पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ये पूरी तरह से इनलीगल है। ये सुनकर जियानबो थोड़ा डर जाता है, वो फिर मिंग की बात मान जाता है। इसी के साथ मिंग के ऊपर एक्सपेरिमेंट शुरू होते हैं। मिंग सोचने लगता है, मैं इस लाइफ के अंदर बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, अब जैसे ही ये एक्सपेरिमेंट सही तरह से खत्म होगा उनकी मदद से मैं इसकी सारी नॉलेज पूरी दुनिया में फैला दूंगा। मुझे यकीन है सबको इससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा और सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होगा जियानबो को। इसके बाद में हम जियानबो और मिंग को देखते हैं। जियानबो पास में खड़ा होता है और मिंग एक सेल के अंदर बंद होता है। मिंग की बॉडी के ऊपर काफी सारे वायरस लगे होते हैं। जियानबो कहता है, 575वां एक्सपेरिमेंट शुरू कर रहा हूँ। जियानबो का ये 575वां एक्सपेरिमेंट काम कर जाता है। जैसे ही एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होता है वो सेल ओपन हो जाता है। मिंग उठता है और फिर जियानबो से कहता है, जियानबो एक्सपेरिमेंट सफल हो चुका है, हमने 500 से ज़्यादा बार एक्सपेरिमेंट किया और ये वाला एक्सपेरिमेंट बिल्कुल सही रहा है। मेरी बॉडी की मेन वेसल्स काफ़ी तक एक्टिवेट हो गई है, मैंने 61 मेन वेसल्स को एक्टिवेट कर लिया है। ये सुनकर जियानबो भी बहुत खुश हो जाता है। जियानबो कहता है, जल्दी से इधर आओ, सबसे पहले हम टेस्ट कर लेते हैं तुम्हारी पावर कितनी ज़्यादा बड़ी है। ये सुनकर मिंग एक जगह खड़ा हो जाता है। सामने की तरफ एक टारगेट होता है जो कि मिंग के पंची पावर को कैलकुलेट करने के लिए है। मिंग उस मशीन के पास में आता है और उसके ऊपर एक जोर से मुक्का मारता है। मिंग के पहले पंच से मिंग के अटैक का फोर्स 1600 आता है और फिर मिंग दूसरे पंच का मारता है, दूसरे अटैक में 1800 फोर्स आता है। इसके बाद मिंग लगातार उस मशीन के मुक्के मारता जाता है। हर बार फोर्स एकदम बराबर सा रहता है, 1800 किलो। इस रिजल्ट को देखकर जियानबो भी बहुत चौंका होता है। जियानबो कहता है, तुमने भी 275 मुक्के मारे हैं और लगभग हर मुक्के का फोर्स कम से कम 1600 किलो था।
बहुत अच्छे, तुम्हारे अंदर सुपर बिंग पावर काफी अच्छी तरह से आ चुकी है। अब बारी है तुम्हारी स्पीड टेस्ट करने की। ये सुनकर मिंग स्पीड नापने के लिए एक मशीन के ऊपर चढ़ जाता है और उसके ऊपर भागना शुरू करता है। मिंग की स्पीड 100 मीटर पर 7 सेकंड आती है। मिंग की इस स्पीड को देखकर मिंग खुद और जियानबो दोनों बहुत ज्यादा खुश जाते हैं। तभी मिंग को एक स्क्रीन विंडो शो होती है जिसके ऊपर लिखा हुआ है, तुमने जियानबो की काफी अच्छी तरह से मदद की है, इसके लिए तुम्हें 10,000 कॉन्ट्रीब्यूशन पॉइंट दिए जाते हैं और साथ ही तुम्हारी मेन वेसल्स रिकवरी भी शुरू हो चुकी है। अभी ये 0.1% है, 15 दिन में ये कंप्लीट हो जाएगी। ये देखकर मिंग सोचने लगता है, मैंने भी मिशन को कंप्लीट किया है। ये केवल एक 3 स्टार मिशन है जिसके बदले में मुझे 10,000 कॉन्ट्रीब्यूशन पॉइंट मिल गए और एक्स्ट्रा रिवॉर्ड के रूप में मेरी मेन वेसल्स भी काफी हद तक रिकवर हो चुकी है। अब मुझे समझ में आ गया है मुझे क्या करना है। मुझे जल्दी से जल्दी जितने भी सिस्टम के मिशन हैं उनको कंप्लीट करना है। इसी के साथ मिंग को और भी बहुत सारे मिशन होने लगते हैं। पहले मिशन पे लिखा हुआ है, लिमिट टाइप का यूज करके तुम्हें 300 अपोनेंट्स को डिफीट करना है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो 300 अपोनेंट कौन होंगे, हो सकता है वो इंसान हो, मॉन्स्टर्स हो या फिर कोई भी जिसने तुम फाइट करो, तुम्हें बस उन्हें डिफीट करना है। ऐसे मिंग को और भी बहुत सारे मिशन शो रहे होते हैं। मिंग इनके बारे में सोच रहा होता है। इसी समय जियानबो मिंग के गले लग जाता है। मिंग अभी भी उन मिशन देखकर बहुत खुश रहा होता है। मिंग सोचता है, मुझे बस थोड़ा टाइम रुकना है और थोड़े से मिशन को कंप्लीट करना है। इसके बाद में मेरी 1024 सपोर्टिंग वेसल्स और 108 मेन वेसल्स सबकी सब अच्छी तरह से एक्टिवेट हो जाएगी। ये सोचते मिंग इतना ज्यादा खुश होने लगता है कि बहुत कस के जियानबो गले लगाने लगता है। जियानबो के मुंह से खून निकलने लगता है। फिर जियानबो मिंग को थोड़ा दूर धक्का देता है और फिर मिंग से कहता है, मिंग ये क्या कर रहे हो, कितनी जोर से दबाओगे। मिंग कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। जियानबो कहता है, हाँ मैं भी हो गया था। मिंग कहने लगता है, मुझे अपने बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी फील हो रही है, लगता है मैं बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया हूँ। तभी जियानबो को एकदम से कुछ याद आता है। जियानबो अपना सर पकड़ लेता है और कहने लगता है, मैं तो बिल्कुल भूल ही गया था, आज मार्शल कोर्स और टेमर कोर्स की बैटल है। इस फाइट को देखने के लिए सबको इकट्ठा होना था। ये फाइट 9 बजे शुरू होने वाली थी लेकिन अब तो 1 बज चुके हैं। मिंग कहता है, तो इससे क्या फर्क पड़ता है। जियानबो कहता है, फर्क तो पड़ता है, भले ही इसमें मेरी कोई गलती ना हो, मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा बिजी था इसलिए वहाँ पे नहीं जा पाया, लेकिन फिर भी टीचर्स मुझसे बहुत ज्यादा नाराज होंगे, तुम्हें जाकर उनसे बात करनी होगी। अगर टीचर्स नाराज हो तो उनसे कह देना कि मैं शाम को आकर उनसे मिल लूंगा। ये सुनकर मिंग अपने कपड़े पहनने लगता है और फिर जियानबो से कहता है, जियानबो आपने हम सबके लिए बहुत कुछ किया है, आपके लिए इतना तो मैं कर ही सकता हूँ, अब आप सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए और आराम कीजिए। ये कहने के बाद में मिंग अपनी पूरी यूनिफॉर्म पहनकर वहां से बाहर चला जाता है। तभी वो लड़की एकदम सीधी होती है और एक दूसरी टहनी पे जाकर बैठ जाती है। मिंग उस लड़की से कुछ कहने लगता है। तभी वो लड़की मिंग को देख घुराने लगती है। इसी समय मिंग और वो लड़की जिस टहनी के ऊपर खड़े होते हैं वो टहनी टूट जाती है। दोनों तो जमीन पर गिरने लगता है। मिंग गिरते वक्त को संभाल लेता है और उस लड़की को उसका पेट मॉन्स्टर वो लेपड़ आके संभाल लेता है। लड़की सीधे उस लेपड़ के ऊपर गिरती है। मिंग फिर से उस लड़की को दिखता है और उसे कहता है, क्या तुम टेमर कोर्स की स्टूडेंट हो और क्या तुम फर्स्ट ईयर से हो, चाहे तो हम दोस्त बन सकते हैं। मिंग कह रहा होता है जिससे वो लड़की मिंग को इग्नोर करके मिंग के पास से होते हुए वहां से चली जाती है। मिंग उस लड़की को जाते हुए देखता है और उसे कहता है, अरे जा कर रही हो, 1 मिनट बात तो कर लो। लेकिन लड़की नहीं रुकती, लड़की भाग जाती है। इसके बाद में कुछ मिनटों बाद में हम इस लड़की को कहीं और बैठा हुआ देखते हैं। इस लड़की के पास में कोई खड़ा होता है, वो इससे कह रहा होता है, तुमने आज उस बैटल के अंदर काफी ज्यादा अच्छा किया, हमने मार्शल कोर्स के सभी स्टूडेंट्स को हरा दिया, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कोर्स खत्म होते ही तुम वहां से भाग क्यों गई थी। लड़की कहने लगती है, मुझे एक अच्छी सी स्मेल आई थी। पास वाला लड़का कहता है, स्मेल, कैसी स्मेल। लड़की कहती है, ये स्मेल एक लड़की की थी, ये स्मेल इतनी ज्यादा अच्छी थी कि मैं उस तरफ चली गई। अब मेरे को चेक करना है इस लड़की का टेस्ट कैसा होगा, मुझे उस लड़के को खाना है। ये कहते हुए उस लड़की के मुंह पर एक अजीब सा एक्सप्रेशन होता है। इसके बाद में हम मिंग को देखते हैं। मिंग भी उस बैटल एरिया में पहुंचता है। वहां पहुंच के मिंग देखता है वह पूरी तरह शांति है। मिंग सोचने लगता है, बैटल पहले ही खत्म हो चुकी है, मैं काफी ज्यादा लेट हो गया हूँ। फिर जैसे मिंग वहां से अंदर घुसता है, उसे सामने की तरफ मार्शल कोर्स के स्टूडेंट्स दिखाई देते हैं जिनकी बॉडी के ऊपर काफी सारी चोटें होती है। मिंग उन्हें देख के समझ जाता है कि वो सब के सब इस फाइट के अंदर हार चुके हैं। इलाइट 4 के चारों मेंबर्स की हालत काफी ज्यादा बुरी होती है। 3 तो उदास खड़े होते हैं और चौथा वाला साइड में बैठा होता है, उसके पैर के ऊपर बहुत ज्यादा चोट लगी होती है। तभी मिंग डुआन के पास में आता है और उसे पूछने लगता है, डुआन यहाँ पर क्या हुआ। इसी समय डुआन अपना हाथ झटक कर मिंग के हाथ को अपने हाथ में से हटा देता है और मिंग को कोई भी रिप्लाई नहीं देता। मिंग सोचने लगता है, डुआन और सब के सब बहुत ज्यादा उदास हैं और सब बहुत ज्यादा गुस्से में भी है, मुझे भी इनमें से किसी से भी बात नहीं करनी चाहिए। इसी समय ग्रिफिन मिंग के पास में आती है और मिंग से कहने लगती है, मिंग आखिरकार तुम यहाँ पर आ गए। वैसे तो मुझे तुमसे पूछना नहीं चाहिए क्योंकि मैं तुम्हारी टीचर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी। ये कहते ग्रिफिन कुछ कह रही होती है तो मिंग एकदम से टीचर ग्रिफिन को रोकता है और उनसे कहता है, टीचर ग्रिफिन रुकिए, मुझे पहले आपको कुछ बताना है, प्लीज पहले आप वो सुन लीजिए। टीचर ग्रिफिन कहती है, हाँ चलो पहले तुम सुनाओ। मिंग कहता है, मेरे पास एक अच्छी खबर है।
टीचर जियानबो के प्रोजेक्ट 1024 के अंदर काफी अच्छी प्रोग्रेस आई है। हमने उस फॉर्मूले को फिक्स कर लिया है। अब वाइटल्स जो कि इंजर्ड हो चुकी हो उसको रिकवर किया जा सकता है। जिसमें टीचर ग्रिफिन बहुत चौंक जाती है। वो मिंग से कहने लगती है, क्या सच में ऐसा हुआ है? लेकिन ये प्रोजेक्ट तो बंद हो गया था। मिंग कहता है, नहीं, ये प्रोजेक्ट कभी बंद हुआ ही नहीं था। टीचर जियानबो हमेशा से खुद की बॉडी के ऊपर ही इसके एक्सपेरिमेंट करते थे। वो पूरी कोशिश कर रहे थे कि किसी भी तरह से इस एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट करे। ये सुनकर टीचर ग्रिफिन कहने लगती है, क्या सच में उसने ऐसा किया? उसने खुद की बॉडी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए। मिंग कहता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर गए थे। उन्हें लगा था कि अगर वो एक्सपेरिमेंट किसी और के ऊपर करेंगे तो उनकी जान भी खतरे में आ सकती है, और साथ ही उन्हें खुद से ज़्यादा आशा नहीं थी। वो तुम्हें कभी भी खुश नहीं कर पाए थे, इसलिए वो किसी भी हाल में इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना चाहते थे ताकि वो आपके सामने खुद के लिए प्राउड फील कर सके। जिसमें ग्रिफिन थोड़ा शर्माने लगती है। वो मिंग से कहती है, जियानबो ने ये खुद से मुझे क्यों नहीं बताया? हमेशा से ये सब छुपा ही हुआ था। मिंग कहता है, वो आपको बताना चाहते थे लेकिन वो बहुत ज़्यादा डरपोक है, इसलिए उन्होंने ये सब कुछ पहले मुझे बताया ताकि मैं आपको बता सकूं। अगर आप ज़्यादा गुस्सा हो तो आके पहुंचने से पहले अच्छे से तैयारी कर सकें। आप चाहें तो उनसे अभी मिलने के लिए जा सकते हैं। टीचर ग्रिफिन कहती है, अभी के टाइम पर वो बहुत ज़्यादा खुश होगा। जब वो खुश होता है तो बहुत ज़्यादा पीता है, तो मुझे नहीं लगता अभी जाना ठीक होगा। मिंग कहता है, नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा है, क्योंकि जब मैं आया था तो वो खुश तो थे लेकिन पूरी तरह स्टेबल थे। उनकी हालत ऐसी तो थी कि आप उनसे बात कर सकते हैं। ये सुनकर टीचर ग्रिफिन जियानबो की लैब की तरफ जाने लगती है। तभी कोई मिंग से कहता है, मिंग तुम आ गए, हम देखते हैं कि फेंग ने कहा होता है। फेंग की हालत काफी ज़्यादा खराब होती है। मिंग फेंग से कहता है, मुझे पता है इस कंपटीशन के अंदर हम हार चुके हैं, लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हें ज़्यादा डिस्प्रेस होने की जरूरत नहीं है। फेंग कहता है, डिस्प्रेस नहीं, डिप्रेस होता है वो, और मैं डिप्रेस हूँ। तू जानता नहीं है हमारे साथ में क्या हुआ है। उस एरिना के अंदर उस लड़की ने हमें बहुत बुरी तरह से पीटा। उसने अकेले ही हमारी हालत बहुत ज़्यादा बुरी कर दी। टेमर कोर्स और मार्शल कोर्स के बीच में हुई इस फाइट के अंदर मार्शल कोर्स बहुत ज़्यादा आगे था। हमारे 7 प्लेयर ठीक थे और टेमर कोर्स के लगभग सभी प्लेयर्स पूरी तरह से हार चुके थे। केवल एक प्लेयर बची थी। जैसे ही वो लड़की उस एरिना के अंदर आई, हमारा हारना शुरू हो गया। उस लड़की ने बहुत बुरी तरह से हमारे ऊपर अटैक किया। वो एक जानवर की तरह थी। एक तरफ था उस लड़की का मॉन्स्टर जो कि हमारे काफ़ी सारे प्लेयर्स के साथ में फाइट कर रहा था, और दूसरी तरफ वो हमारे ऊपर अटैक कर रही थी। उससे फाइट करते वक्त बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि हम किसी सुपर बीइंग से फाइट कर रहे हैं। ऐसा था जैसे हम किसी मॉन्स्टर से फाइट कर रहे हैं। सबसे बुरा अटैक तो उसने मेरे ऊपर किया। उसने पहले मेरे को पकड़ के जोर से पटक दिया, और उसके बाद में मेरी गर्दन के ऊपर जोर से काट लिया। उसको देखते वक्त ऐसा लग रहा था जिसे इंसान के बेस में कोई मॉन्स्टर आ गया है। जैसे मैं ये सब सुनता है, मैं सोचने लगता है ऐसी एक लड़की को शायद मैंने भी आते वक्त देखा था। ये सोच गया तो मिंग फेंग से पूछता है, क्या उसके पास में एक लेपर्ड था? फेंग कहता है, हाँ तुम सही कह रहे हो, उसके पास में एक लेपर्ड था। तुम मुझे कैसे जानते हो? उसका नाम वू है। मिंग कहता है, हाँ अभी थोड़ी देर पहले मैंने उसे देखा था। जब मैं यहाँ पर आ रहा था तब वो मुझे रास्ते में मिली थी। उस टाइम पर तो मुझे नहीं लगा वो ज़्यादा खतरनाक है, वो बस नॉर्मली मेरे पास से ही गुजर गई थी। फेंग कहता है, तुम्हें इसलिए लगा क्योंकि उसने तुमसे फाइट नहीं की। जब वो फाइट करती है तो पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। वो तो आसपास बहुत सारे टीचर्स थे, वरना वो हमें तो मार ही देती। तुम्हारे लिए और सबके लिए यही अच्छा होगा, उसके साथ में कभी भी अकेले फाइट ना करें। मिंग कहता है, तुम मेरी बिल्कुल चिंता मत करो। इतने टाइम में मैंने काफ़ी अच्छी तरह से खुद को ट्रेन किया है। मेरे अंदर अब काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी आ गई है। मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गया हूँ। मुझे लगता है मैं उसका सामना कर सकता हूँ। फेंग कहता है, ये तुम्हारी गलतफहमी है, शायद तुम उसे ठीक तरह से जानते नहीं हो। वो बीची टाउन से बिलोंग करती है। बीची टाउन एक बहुत खतरनाक टाउन है जो कि 5 साल पहले मिला है। सैटेलाइट की मदद से उसे ड्रैगन सिटी के पास में ढूंढा गया है। जब मिलिट्री को उस टाउन के बारे में पता पड़ा तो मिलिट्री के कुछ सिपाही उस जगह पर गए। वहाँ पर हमें 400 लोग मिले जो कि पूरी तरह से बारबेरियन में कन्वर्ट हो चुके थे। उनके काफ़ी बड़े दांत थे और पूरी बॉडी भी एक जानवर की तरह थी। उस बीची टाउन में थोड़ा और अच्छे से ढूंढने पर उन्होंने एक स्पेशल इंसान को ढूंढा जिसका नाम था वू। वू ने बीची टाउन के आसपास में एक केव को ढूंढ लिया था जिसके आसपास में नेदर लेपर्ड रहते थे। वू ने उन नेदर लेपर्ड के आसपास में रहते हुए उनसे अच्छी दोस्ती बना ली। वैसे तो वो एक आदिवासी है, लेकिन जब उन्हें सिखाया गया तब केवल 1 साल में ही उसने अपनी सारी स्टडीज को पूरा कर लिया। 1 साल के अंदर ही उसने लिखना, पढ़ना और बोलना सीख लिया। उसकी सारी स्टडीज को पूरी होने के बाद में अब क्योंकि उसके पास में एक बीस्ट भी था, इसलिए उसे टेमर कोर्स के लिए हमारे कॉलेज के अंदर एडमिशन कराया गया। वो एक बहुत ज़्यादा स्पेशल लड़की है जिसे टेमर कोर्स का एक ट्रम्प कार्ड भी कह सकते हैं। अब तुम सच में कि क्यों वो इतनी ज़्यादा खतरनाक है। जिसमें मैं कहता है, तुम्हारे बस से इतना कुछ सुनने के बाद में मेरा और ज़्यादा मन कर रहा है कि मैं उसके साथ फाइट करूँ। अब तो मुझे हर हालत में उससे एक फाइट करनी है। ये सुनकर फैंग कहता है, मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो कितनी ज़्यादा खतरनाक है, उसकी पावर तुमसे कितनी ज़्यादा है, उससे फाइट मत करो। मिंग कहता है, फैंग तुम मेरी बिल्कुल भी चिंता मत करो। तुम्हें लगता है मैं कमज़ोर हूँ क्योंकि मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं कमज़ोर हूँ, क्योंकि तुम खुद भी कमज़ोर हो।
इसलिए मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि कोई मुझे खुद से ज्यादा ताकतवर समझे। मेरी रियल पावर तो किसी ने देखी ही नहीं है। ये कहने का तो मिंग हंस जाने लगता है और चलते चलते सोचता है मेरे पास में काफी सारी नई पावर्स है, नई नई वेटन्स को मैंने भी अभी अनलॉक किया है। मुझे चेक करना है मेरे अंदर कितनी पावर है। इन चारों एलाइट्स की तो हालत बहुत ज्यादा खराब है, इसलिए इनसे तो मैं फाइट नहीं कर सकता हूँ। इसलिए अब एक ही ऑप्शन बचता है, मेरे को वू से फाइट करनी होगी। तभी पता पड़ेगा मेरे अंदर कितना ज्यादा इंप्रूवमेंट आया है। मिंग सोच रहा होता है तभी मिंग के फोन पे किसी का कॉल आता है। ये कॉल शीनिंग का था। शीनिंग मिंग से कहती है मिंग जल्दी से रिसोर्स लैब में पहुंचो, यहाँ पर तुम्हारी जरूरत है। मिंग कहता है ठीक है मैं अभी पहुंचता हूँ। इसके बाद मिंग वहाँ से चला जाता है और सीधे रिसोर्स लैब पहुंचता है। यहाँ से हमें उस लैब को सिखाते हैं। उस लैब के अंदर काफी सारे मोस्टर्स होते हैं जो कि मरे हुए हैं। मशीनों की मदद से उन्हें उठा के इधर उधर रखा जा रहा है। तभी मिंग उस लैब के अंदर घुसता है। उस लैब के अंदर जितने भी लोग काम कर रहे होते हैं वो मिंग को देखकर मिंग के पीछे पीछे चलने लगते हैं। वहाँ पे जो कोई भी होता है वो सबके सब मिंग को जानते हैं। वो सब मिंग को हेलो कहने लगते हैं। ये देखकर मिंग भी सोचने लगता है ये सब लोग मुझे जानते हैं, मैं भी थोड़ा सा फेमस हो गया हूँ। फिर मिंग उन सभी से हेलो कहकर खुद की ड्रेस भी चेंज कर लेता है। इसके बाद मिंग उस लैब के अंदर एक ऑफिस के अंदर आता है जहाँ पर अंदर शीनिंग होती है। शीनिंग मिंग को देखती है और उसे कहती है आज इस लैब के अंदर थोड़ा बहुत काम आ गया है। तुम्हें तो पता ही होगा टेमर कोर्स के स्टूडेंट और मार्शल कोर्स के स्टूडेंट्स के बीच में आज फाइट हुई थी, जिसमें टेमर कोर्स के स्टूडेंट्स के काफी सारे मोस्टर मारे गए। उन्हीं मोस्टर्स के हार्वेस्टिंग काम के लिए तुम यहाँ पर बुलाया है, प्लीज हमारी मदद करो। मिंग इसके लिए मान जाता है। शीनिंग ये कहती है तुम चाहो तो यहाँ पे जॉब ले सकते हो, यहाँ पर एक पोस्ट खाली है। मिंग इसके लिए साफ मना कर देता है और कहता है मैं तुम्हारी मदद तो कर ही रहा हूँ ना, मुझे पोस्ट की जरूरत नहीं है। शीनिंग कहती है ऐसा क्यों? मिंग कहता है बस ऐसे ही, मैं करना नहीं चाहता हूँ। शीनिंग कहती है ये तो कोई बात नहीं हुई, लेकिन चलो ठीक है तुम यहाँ मदद करने के लिए आए, इतना भी काफी है। वैसे क्या तुम्हें फ्लो डिटेक्शन के बारे में पता है? ये सुनते मिंग सोचने लगता है फ्लो डिटेक्शन ये हार्वेस्टिंग की एक टेक्निक होती है। जब किसी मॉन्स्टर के ऊपर उसके वीक पॉइंट पे अटैक किया जाए उस टाइम पर उस मॉन्स्टर की बॉडी के काफी सारे पार्ट खराब हो जाते हैं। उस टाइम पर इस टेक्निक को यूज किया जाता है ताकि उसकी बॉडी को ठीक तरह से हार्वेस्ट किया जा सके और ये पता लगा जा सके किसकी बॉडी के अंदर और कहाँ पर कौन सी कमियां हैं। ये सोचेगा तो मिंग शीनिंग से कहता है हाँ मुझे इसके बारे में पता है, मैं कोशिश करूंगा। वैसे वो मॉन्स्टर्स कहाँ पर है जिन्हें हमें हार्वेस्ट करना है? मिंग कितना कहने के साथ ही वहाँ पे 4-5 मॉन्स्टर्स आते हैं। उन मॉन्स्टर्स साथ में उनके ट्रेनर्स भी होते हैं। उनमें से एक ट्रेनर शीनिंग से कहता है हमें यहाँ पर टीचर वैंग ने भेजा है, हम भी यहाँ पर सीखना चाहते हैं हमारे मॉन्स्टर्स को किस तरह से हार्वेस्ट किया जाता है और इनके अंदर क्या क्या कमियां हैं, हम इसे किस तरह सुधार सकते हैं। आज की बैटल के अंदर हम बहुत बुरी तरह से हार गए हैं, हम जानना चाहते हैं इसका क्या रीजन था, प्लीज शीनिंग हमारी मदद करो। ये सुनो शीनिंग मिंग की तरफ इशारा करती है और कहती है आज यहाँ पर ये यहाँ के सबसे बेस्ट हार्वेस्टर है, यही तुम्हें सबको सिखाएंगे। इसके बाद हम सारे स्टूडेंट्स मिंग से रिक्वेस्ट करने लगते हैं। मिंग मान जाता है। फिर मिंग उन मुश्किल से आगे खड़ा होता है और उन सभी को देखने लगता है। स्टूडेंट सोचने लगते हैं ये लड़का तो हमारी एज का ही है, इसको कैसे पता होगा कि इनकी हार्वेस्टिंग किस तरह से करती है और उन मोस्टर्स के अंदर क्या कमियां हैं। इसलिए मिंग उन मोस्टर्स को खोलना शुरू करता है और उन सभी को बताने लगता है कि इस मोस्टर के अंदर यहाँ पे ये कमी है। सबसे पहले तो मिंग उन मोस्टर्स के एक एक के पास जाकर उन मोस्टर्स की हार्वेस्टिंग के बारे में बताने लगता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद में मिंग एक गेंडे जैसे मोस्टर के पास में आता है जिसकी बॉडी के ऊपर बहुत बड़ा घाव होता है। देखने से लग रहा होता है जैसे गर्दन को किसी ने तोड़ दिया है। जब मिंग उस मोस्टर को देखता है मिंग को समझ आता है इसकी हालत किसने की है। मिंग उस मोस्टर की ट्रेनर से पूछने लगता है इस मोस्टर के घाव को देखकर ऐसा लग रहा है कि डुआन लिन ने इसकी हालत की है, वो एलाइट 4 का नंबर 2 का रैंक का प्लेयर है। स्टूडेंट्स कहते हैं हाँ आपने बिल्कुल ठीक कहा, उस लड़के डुआन लिन ने इसकी ऐसी हालत की है। इसके बाद मिंग उस स्टूडेंट को ज्ञान देने लगता है कि उसे फाइट के अंदर क्या करना चाहिए था, किस तरह से वो अपने मोस्टर को बचा सकता था। जैसे मिंग सारा ज्ञान उस लड़के को देखता है मिंग को कंट्रीब्यूशन पॉइंट मिल जाते हैं जिसे देखकर मिंग खुश हो जाता है। इसके बाद मिंग दूसरे मोस्टर के पास जाता है जो कि दिखने में सूर जैसा है। उसके मुंह के अंदर एक तलवार घुसी हुई होती है, तलवार का छेद होता है और उसकी बॉडी के ऊपर भी कई सारे कट्स लगे होते हैं। जब मिंग कट्स को देखता है तो मिंग को समझ आ जाता है ये सारे कट्स सोने नहीं लगा है। मिंग की ये बात भी पूरी तरह से सही होती है। इसके बाद मिंग तीसरे मोस्टर के पास जाता है जिसकी बॉडी पूरी तरह से खुल चुकी होती है। मिंग जब उस निशान को देखता है मिंग को समझ आ जाता है ये निशान जियांग के पैरों के हैं। जियांग फाइट के समय अपने पैरों का ज्यादा यूज करता है। वो फाइट में एक स्पेशल तरह के जूते पहनता है जिसमें आगे की तरफ एक छोटी तलवार जिससे निकली हुई होती है। उसी से जियांग ने इस मोस्टर की ऐसी हालत की है। इसके बाद मिंग उस मोस्टर के ट्रेनर से कहता है इस मोस्टर को देख के साफ होता पड़ रहा है इसकी ऐसी हालत केवल एक के अटैक से हो गई है। मोस्टर का ट्रेनर कहता है हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, उस लड़के जियांग ने इसकी ऐसी हालत की। जैसे उसकी एक लात मेरे मोस्टर की पड़ी ये मोस्टर तुरंत मर गया और उसके 2 टुकड़े हो गए। अब आप बताइए अगली बार मैं क्या करूँ कि उसे जीत पाऊँ। मिंग कहता है इसके चांसेस तो बहुत ज्यादा कम है, इस तरह के मोस्टर्स को तो जियांग बड़ी आसानी से हरा देगा, लेकिन तुम्हारे पास में एक ऑप्शन है, तुम्हें सरफेस के ऊपर कुछ लिक्विड जैसा कुछ बिछा देना होगा जो कि बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो। अगर वो ज़्यादा स्लिपरी हुआ तो जियांग के पाँव फिसल जाएंगे, तब शायद कुछ % चांस है कि तुम उसे जीत पाओ। मिंग के इस आइडिया को सुनकर वो लड़का बहुत खुश हो जाता है और मिंग को कॉन्ट्रीब्यूशन पॉइंट मिल जाते हैं।
जब मिंग ये सारे राज उन स्टूडेंट के सामने खोल देता है तब वो स्टूडेंट बहुत ज्यादा खुश होते हैं। उनमें से एक कहता है यानी कि इसका मतलब अब तक जो हमें लग रहा था मार्शल कोर्स के स्टूडेंट ज्यादा ताकतवर है वो बिल्कुल बेकार था। अगर हम सही तरह से फाइट के अंदर सही स्ट्रेटजी को यूज करेंगे तो फिर हम उन्हें हरा सकते हैं। वो तो हमने फाइट में सही स्ट्रेटजी को यूज नहीं किया वरना हम उन्हें आराम से इसी मैच में हरा चुके होते और हमें बिल्कुल भी उस लड़की वो की जरूरत नहीं पड़ती। तभी मिंग उन सभी स्टूडेंट से कहता है अब मैंने तुम्हें इतना सब कुछ बता दिया है तो अब मैं तुम्हें एक और इन्फॉर्मेशन देता हूँ जो कि मार्शल कोर्स के सभी स्टूडेंट्स के ऊपर लागू होगी। हमेशा देखना मार्शल कोर्स के अधिकतर स्टूडेंट फाइट की स्टार्टिंग में ही अपने सबसे ताकतवर मूव्स का यूज करते हैं। उन मूव्स को यूज करने के बाद ही तुम्हारे सारे मॉन्स्टर मर जाते हैं। लेकिन अगर किसी तरह से थोड़ी स्ट्रेटेजी बनाकर तुम उस पहले अटैक को डॉज कर लेते हो तो उसके बाद में तुम्हारे पास कुछ सेकंड होंगे क्योंकि मार्शल कोर्स के स्टूडेंट को अपनी बॉडी को वापस से कूल डाउन करना पड़ता है जिसमें उन्हें कुछ सेकंड्स लग जाते हैं। उस कुछ सेकंड के अंदर तुम उन स्टूडेंट्स को हरा सकते हो। मार्शल कोर्स के स्टूडेंट्स के लिए ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है जिसका तुम सब फायदा उठा सकते हो क्योंकि मार्शल टाइप पे अटैक करते वक्त बहुत ज्यादा पावर को यूज करना पड़ता है। एक खतरनाक अटैक करने के बाद में अगर कोई मार्शल आर्ट कोर्स का स्टूडेंट दूसरा पावरफुल अटैक भी करता है तो उसकी वेसल्स ब्लास्ट हो जाएगी। कुछ केसेस में तो ऐसा भी हो जाता है उनका पूरा फ्यूचर पूरी तरह से खत्म हो जाता है। और साथ में आखिरी चीज, जब तुम अगली बार जब कभी भी कल्टीवेट करो तब खुद की बॉडी को भी अच्छी तरह से कल्टीवेट करना क्योंकि हमेशा तुम्हारे मॉन्स्टर तुम्हें बचाने के लिए नहीं होंगे। तुम्हारी खुद की बॉडी के अंदर भी थोड़ी सी पावर होनी चाहिए ताकि जरूरत पड़ने पर तुम खुद को खुद से बचा सको। ये सुनकर एक स्टूडेंट कहता है आपको बहुत शुक्रिया, आपने जो सारी हमें टिप्स दी है ये मुझे पूरा यकीन है आगे जाकर हमारे बहुत ज्यादा काम आएगी। तभी दूसरी स्टूडेंट कहती है नेक्स्ट टाइम हमारी जब कोई बैटल हो तो प्लीज सीनियर मैन आप भी उस फाइट को देखने के लिए आना। उसके बाद में हमें अच्छी तरह से बताना हमने क्या क्या गलतियाँ की और क्या अपनी गलतियों से इम्प्रूव किया। जब उस टाइम पर हम मार्शल कोर्स के सारे स्टूडेंट को हरा देंगे तब हम एक अच्छी पार्टी देंगे। ये सुनकर मिंग कहता है पार्टी तो पूरी तरह से भूल जाओ और अभी अपना पूरा ध्यान कल्टीवेशन में लगाओ क्योंकि जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने तुम्हें अभी दी है वो मार्शल कोर्स के अभी वाले स्टूडेंट्स के ऊपर काम करेगी। मार्शल कोर्स के एक टीचर है जिनका नाम है जियान बो, वो जल्दी एक नई टेक्निक लेके आएंगे जिसका नाम है लिमिट टाइप। उसके बाद में मार्शल कोर्स के स्टूडेंट्स को हराना बिल्कुल नामुमकिन हो जाएगा। वो इतने ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे कि उनके और तुम्हारे बीच की फाइट को एक तरफा कहा जाएगा। वो बड़ी आसानी से तुम सबको हरा देंगे, इसलिए तुम्हें जल्दी से जल्दी खुद को इम्प्रूव करना होगा। ये कहते हुए मिंग अपने चेहरे पर से अपना मास्क हटा लेता है। जैसे मिंग पर मास्क हटाता है वहाँ के सामने वाला एक स्टूडेंट मिंग को पहचान जाता है और कहने लगता है ये लड़का, इसको तो मैं जानता हूँ, ये मार्शल कोर्स का मिंग चाओ है। ये कहने के बाद वो स्टूडेंट मिंग के पास में आता है, उनसे कहता है मिंग तुम्हारी हार्वेस्टिंग टेक्निक काफी ज्यादा अच्छी है, तुम मार्शल कोर्स में भी अच्छे हो, लेकिन इन दोनों टेक्निक्स का आपस में कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। तुम चाहो तो टेमर कोर्स को ज्वाइन कर लो, तुम्हारी हार्वेस्टिंग स्किल इस कोर्स में तुम्हारे बहुत ज्यादा काम आएगी। टेमर कोर्स के अंदर तुम अपने फुल पोटेंशियल को यूज कर पाओगे। मिंग बिना कुछ सोचे इसके लिए मना कर देता है और उन सबसे कहता है नहीं, मैं बिल्कुल भी अपना कोर्स बदलना नहीं चाहता, मैंने पहले ही अच्छी तरह सोच के मार्शल कोर्स को डिसाइड किया है। टेमर कोर्स के अंदर मुझे काफी सारी कमियां दिखाई देती है, इसके लिए सबसे पहले तो खुद को मेंटली बहुत ज्यादा प्रिपेयर करना पड़ता है। उसके बाद में भी हमें क्या ही मिलता है, केवल एक मॉन्स्टर जो कि एक रोबोट है। वो बात अलग है, इन मॉन्स्टर्स का मैक्सिमम पार्ट एक असली मॉन्स्टर जैसा ही होता है, लेकिन फिर भी मुझे ये ठीक नहीं लगता। मैं फाइट के अंदर अपने हाथ पांव को यूज करना किसी मॉन्स्टर को यूज करने से ज्यादा अच्छा समझता हूँ। ये सुनकर टेमर कोर्स के स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। मिंग आगे कहता है चलो अब तुम मेरे सामने प्रूव करो, तुम सबने अभी क्या सीखा। मैंने अभी तुम सभी को काफी सारी टिप्स दी है, तुम उनका भी मेरे खिलाफ यूज कर सकते हो, लेकिन ये बिल्कुल भी एक नॉर्मल फाइट नहीं होने वाली है। इस फाइट के अंदर एक शर्त लगेगी, हम दोनों साइड से पैसे लगाएंगे। अगर तुम सबके सब मुझसे फाइट करने के लिए तैयार हो तो मैं 10,000 मॉन्स्टर कॉइंस इस फाइट के ऊपर लगाता हूँ। मुझे याद है तुम्हारे कोर्स की उस लड़की वू ने हमारे कोर्स के 7 स्टूडेंट्स को हरा दिया था, उसके बदले में अब मैं तुम्हारे कोर्स के 10 स्टूडेंट्स को हराऊंगा। अगर मैं 10 को हरा देता हूँ तो मैं जीत जाऊंगा, अगर वहीं तुम में से एक भी मुझे हरा देता है तो 10,000 मॉन्स्टर कॉइंस तुम्हारे हो जाएंगे। ये सुनकर स्टूडेंट्स कहने लगते हैं तुम अकेले ही 10 मॉन्स्टर के साथ फाइट करोगे, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया, तुम चाहो तो अभी भी इसे 1v1 कर सकते हो। मिंग कहता है नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे पता है मैं क्या कह रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ, तुम बस अपने बीस्ट लेके आ जाओ। ये सुनकर स्टूडेंट कहता है तो फिर ठीक है, अब याद रखना तुमने कहा था। फिर वो स्टूडेंट अपने बाकी साथियों से कहता है तुम दोनों जाओ और जाकर 10 मॉन्स्टर्स को यहाँ पर लेके आओ और बाकी सबके सब पनिशमेंट के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि ऐसा हो सकता है इस फाइट के अंदर हम हार जाए। अगर हम इस फाइट के अंदर हार गए तो हमें बहुत बड़ी पनिशमेंट मिलेगी, क्योंकि इस फाइट के अंदर हमारे पास भी नंबर का एडवांटेज है, उसके बाद में भी हारना एक शर्मनाक हरकत होगी। तभी शिनी कहती है
अब तुमने फाइट करने का डिसाइड कर लिया है तो एरिना का इंतजाम मैं कर देती हूँ। ये सुनकर मिंग बहुत खुश होता है और मिंग शीने को थैंक यू कहने लगता है। इसके बाद में अगले सीन में हम एक बहुत बड़े हॉल को देखते हैं। टेमर कोर्स के 10 स्टूडेंट वहाँ पे आ चुके हैं। उन सभी स्टूडेंट्स ने अपनी फाइटिंग की कॉस्ट्यूम पहन ली है। उनमें से एक मिंग से कहता है, मिंग आज जब वो बैटल हुई थी उस बैटल के अंदर भी